इम्पोर्टेंट वंस। चले आपके क्वेश्चंस ये मैं सारे देखता जाता हूँ, अभी लिखते जाएं, 2 मिनट में क्वेश्चंस अपने लिखते जाएं, फिर मैं इकट्ठे ही कोशिश करता हूँ इनके आंसर्स देने की। लैब में नहीं होगा जी, हॉल में होगा, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछना है जी? प्रैक्टिकल है ये, स्टार वाली बुक से करें या कॉलेज वाली बुक से, जहाँ से मर्जी करें। आपको प्रैक्टिस के लिए कोई सा भी मटेरियल मिलता है उससे कर लें। किसी और कॉलेज का आपको कोई सेंड अप का, प्री बोर्ड का, बीबीए का पेपर मिलता है वो करें। फेडरल बोर्ड का जो अपना है, वो जो अपलोड किया फेडरल बोर्ड ने, वो ज़रूर करें। अच्छी तैयारी ना हो तो वो क्या करे, आस्किंग फॉर अ फ्रेंड। अच्छा, अच्छी तैयारी नहीं है तो सिर्फ गिनती के 2-3 प्रैक्टिकल्स अभी थोड़ी देर में बताता हूँ, फ्रेंड को कहें कि वो कर ले, सेक्शन ए में से, और 1-2 सेक्शन बी में से कर ले, दैट्स इट। वालेकुम अस्सलाम। फ्लाई व्हील वाला करवा दें प्लीज़। फ्लाई व्हील वाला कल हमने देखा था वैसे, इस वाह। अच्छा, खुद से लिखेंगे तो नंबर मिलेंगे? खुद से क्या लिखेंगे जी, खुद से तो नहीं लिखेंगे, जो सवाल पूछा जाएगा उसी का जवाब लिखेंगे। एंड हो जाएगी ये तकरीबन, मेरा अंदाज़ा 9:30 बजे तक एंड हो जाएगी। स्प्रिंग वाले एक्सपेरिमेंट एक्सटेंशन की वैल्यू पॉइंटर वाली, हाँ जी पॉइंटर वाली है। लास्ट प्रैक्टिकल डिफरेंट है, अच्छा दोनों में डिफरेंट है तो टाइम कम है तो आप एक एक कर लें, सिर्फ एक एक पीबीए कर लें। एक एक, दो दो तीन तीन लंबी कहानियां नहीं उसकी करनी, सिर्फ एक एक पीबीए का पेपर दोनों बुक्स में से तैयार कर ले, ठीक है जी। अच्छा, अब मैं मैसेजेस नहीं पढ़ूंगा, ठीक है। अब इस तरह करते हैं कि वील डू सम प्रैक्टिकल्स। अभी मैं आपके सवालों के जवाब भी नहीं दूंगा, ठीक है। थोड़ी देर जो प्रैक्टिकल्स हमारे रहते हैं पहले हम उनको डिस्कस करेंगे, देन आई टेक योर क्वेश्चंस, ठीक है, ताकि बीच में इंटरप्शन ना हो, और हम स्मूथली जो रह गए हैं ना हमारे प्रैक्टिकल्स, हम उनको पहले सही तरह अच्छी तरह कर लें। फिर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मेरे जहन में हैं, जो आप लोगों ने पूछे भी हैं मेरे से, कमेंट्स में भी पूछे हैं, और कुछ मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछे स्टूडेंट्स ने, तो फिर हम उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फॉर नाउ आई विल जस्ट बी कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन टेलिंग यू कि जो बाकी प्रैक्टिकल्स हैं वो कैसे होंगे, ठीक है। फिर जब मैं आपसे कहूँगा क्वेश्चन करने का तो आप क्वेश्चन तब कीजिएगा, ठीक है। आई विल नॉट रीड योर मैसेजेस फॉर नाउ, ठीक। हाँ जी ठीक है, जल्दी सो भी जाना, और मैं आपको फ्री थोड़ी देर में कर दूंगा। अच्छा जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट जो प्रैक्टिकल है जो कल रह गया था वो है लॉज ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रेच स्ट्रिंग। अब उसमें थ्योरी का समझना इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल से ज़्यादा, तो थ्योरी थोड़ी देर में जल्दी से समझा देता हूँ, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। प्रैक्टिकल भी इंशाल्लाह कर लेंगे। तो होता क्या है, सोनोमीटर में क्या होता है देखें, एक वुडन बॉक्स होता है, एक वुडन हॉरिजॉन्टल टेबल होता है, इस तरह का हॉरिजॉन्टल सा ऐसे करके यूं टेबल होता है, ये दरमियान में से ना खाली होता है, हॉलो होता है, सेंटर से बिल्कुल हॉलो होता है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, इसके इधर हमने ना 2 पुलीज लगाई हुई, यहाँ पे एक पुली लगाई हुई है, एक पुली हमने यहाँ पे लगाई होती है ऐसे, एक इधर एक टर्मिनल है, एक इधर एक टर्मिनल है, ठीक है जी, ऐसे। अब हम क्या करते हैं, एक वायर लेते हैं, वायर स्टील की बनी हुई वायर लेते हैं, या कॉपर की बनी हुई एक वायर लेते हैं, स्टील या कॉपर की एक वायर लेते हैं, उस वायर को यहाँ पे इस एंड पे बांध देते हैं, लेट्स से स्टील वाली है, मैं यहाँ पे बांध देता हूँ। उसको बांधने के बाद उस स्टील की वायर को इस पुली के ऊपर से ऐसे पास ओवर करता हूँ मैं, और इसके साथ यहाँ नीचे मैं एक मैस हैंग कर दूंगा, हैंगर के जरिए, जो हमने कल देखा था फ्लाई व्हील में ना, वो वाला मैस यहाँ हैंग कर दूंगा, ठीक है। अब इस मैस की वजह से क्या होगा, इसका वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड्स, ये इसका वेट होगा, इस वेट की वजह से ना इस स्ट्रिंग के अंदर ना टेंशन प्रोड्यूस हो जाएगी, यहाँ टेंशन प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको वो कन्फ्यूजन ना हो। ये स्ट्रिंग है, ठीक है, ये धागा है, धागा नहीं सॉरी, ये वो है, स्टील की वायर है, इसके अंदर टेंशन प्रोड्यूस हो जाएगी स्टील की वायर के अंदर, ठीक हो गया। तो ये हो गया स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, इसको क्या बोलेंगे जी, स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। अच्छा जी, अब इस स्ट्रेच स्ट्रिंग के हमने कौन से लॉज देखने हैं, अब वो कैसे करने हैं। अच्छा, दूसरी जो पुली है उसके साथ दूसरी वायर कॉपर की इसी तरह लटकाएंगे, लेकिन मैं एक की बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है। अब हमने क्या करना है,
इस वायर पे किसी भी जगह पर ना इसके नीचे लकड़ी के ऐसे दो छोटे छोटे वेज बने हुए होंगे, लकड़ी के बने हुए वेज होंगे, उनके ऊपर एक पॉइंटेड उनका एक एक एज सा ऐसे करके पॉइंटेड एज यूं बना हुआ होगा, ठीक है, ऐसे नीचे से वुडन होंगे, उनके ऊपर एक स्टील का एक पॉइंटेड एज होगा। जैसे वो मीटर रॉड वाला एक्सपेरिमेंट है ना हमारा, उसमें हम क्या करते हैं, जो सेंटर में हम क्या रखते हैं, वेज रखते हैं, दरमियान में वेज रखते हैं, तो वैसा एक छोटा सा वेज होता है, वो वेज हमने यहाँ रखने हैं इधर। एक वेज हमने इधर रखना है इसके नीचे, और एक वेज हमने यहाँ कहीं रखना है इसके नीचे इधर। दो वेजेस हमने रख दिए। तो वेज चूंकि थोड़े से टेबल की सरफेस से ऊंचे होते हैं, उससे क्या होगा, यहाँ यहाँ इस वायर के अंदर ना, इस वायर के अंदर यहाँ एक छोटा सा ऐसे एक स्ट्रेचिंग सी पैदा हो जाएगी, वायर थोड़ी सी ऐसे ऊंची हो जाएगी, स्ट्रेचिंग स्ट्रेचिंग सी पैदा हो जाएगी इसके अंदर। ठीक है जी। अब ये जो स्ट्रेचिंग है, ये स्ट्रेचिंग टेंशन है इस स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है जी। अब वो टेंशन किस किस चीज पर डिपेंड करती है, वो टेंशन डिपेंड करती है, टेंशन का फॉर्मूला लिख देता हूँ। टेंशन इक्वल टू होती है, टी इक्वल्स टू 1/2 एल स्क्वायर रूट ऑफ टी डिवाइडेड बाय एम भी लिखते हैं, और ये म्यू भी ऐसे लिखते हैं, एम भी लिख सकते हैं, म्यू भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये जो वेजेस के दरमियान लेंथ है, टेंशन इस पे डिपेंड करती है, नहीं टेंशन नहीं, सॉरी फ्रीक्वेंसी, सॉरी फ्रीक्वेंसी जो है वो इस पे डिपेंड करती है। ठीक है। अब हम एक ट्यूनिंग फॉर्क लेंगे, यहाँ ट्यूनिंग फॉर्क लेंगे, ये ट्यूनिंग फॉर्क है, इसके ऊपर इसकी फ्रीक्वेंसी लिखी हुई होगी, ट्यूनिंग फॉर्क के ऊपर उसकी फ्रीक्वेंसी लेट से 512 इसके ऊपर लिखी हुई है, ये ट्यूनिंग फॉर्क है, इसके ऊपर मैंने 512 हर्ट्ज ऐसे लिखा हुआ है। आपने एक पेपर का छोटा सा टुकड़ा लेना है, आम आम एक पेपर का छोटा सा टुकड़ा लेके ना ऐसे करके उसको यूं मोड़ लेना है, इतना सा छोटा सा। इस पेपर के टुकड़े को बोलते हैं राइडर, इसको राइडर बोलते हैं। ये पेपर का छोटा सा टुकड़ा होगा, इसको हम बोलते हैं राइडर। ये राइडर आपने ना यहाँ इस स्ट्रिंग के ऊपर ऐसे करके इधर लगा देना, इधर ये राइडर यूं इसके ऊपर लूजली इसके ऊपर पड़ा होगा, वो चिपकाना नहीं है जोर से, ये राइडर यहाँ पे इसके ऊपर होगा। ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ये ट्यूनिंग फोर्क लेनी है 512 हर्ट्ज वाली, या जो भी आपके पास मौजूद है वो वाली ट्यूनिंग फोर्क लेनी है। ठीक है। और ये जो हमने ट्यूनिंग फोर्क ली है, इसको रबर पैड पे स्ट्राइक करना है, और ये ट्यूनिंग फोर्क उठा के यहाँ यहाँ रख देनी है, यू सीधी करके यहाँ रखनी है ऐसे, ये ट्यूनिंग फोर्क स्ट्राइक करके यहाँ रख देनी है। ठीक है। जैसे ही ट्यूनिंग फोर्क आप रखेंगे, ट्यूनिंग फोर्क वाइब्रेट कर रही होगी, इसकी वाइब्रेशन की वजह से इस वुडन बोर्ड और उसकी वजह से इस स्ट्रिंग के अंदर भी वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है। ये फोर्स्ड वाइब्रेशन है, फोर्स्ड वाइब्रेशन, यानी ट्यूनिंग फोर्क की वाइब्रेशन ने फोर्स कर दिया इस स्ट्रिंग को, इस स्टील की वायर को, कि ये भी वाइब्रेट करने लगे। ठीक है। अब आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा रेजोनेंस, कि जब फोर्स्ड ऑसिलेशन हो और वो पीरियोडिक फोर्स जो फोर्स्ड ऑसिलेशन प्रोड्यूस कर रही है, यानी ये ट्यूनिंग फोर्क यहाँ पे फोर्स्ड ऑसिलेशन प्रोड्यूस कर रही है, अगर इस ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी जितनी भी है, वो जो वायर स्टील वायर वाइब्रेट कर रही है, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी इसकी फ्रीक्वेंसी के बराबर हो गई, तो क्या होगा, रेजोनेंस होगा। अगर रेजोनेंस हो जाता है तो हमें कैसे पता चलता है, ये जो राइडर है, ये जो पेपर का छोटा सा टुकड़ा हमने यहाँ पर लगाया हुआ है, ये यहाँ से नीचे गिर जाता है, ये स्ट्रिंग के ऊपर से नीचे गिर जाएगा। अब ये ऐसा नहीं होगा कि आप ट्यूनिंग फोर्क ऊपर रखेंगे स्ट्राइक करके और बस ये फौरन नीचे गिर जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। क्यों? कि ये जो वेजेस के दरमियान डिस्टेंस है, इस वेज और इस वेज के दरमियान ये जो डिस्टेंस है, ये जो लेंथ है एल, ये लेंथ आप चेंज करेंगे, वेरी करेंगे, अंटिल यू गेट अ सर्टन लेंथ वेयर दिस राइडर फॉल्स ऑफ, ये नीचे गिर जाए राइडर। जिस लेंथ पर ऐसा होता है, आप वो लेंथ की वैल्यू नोट डाउन कर लेंगे। ठीक हो गया। यानी आपने इस वेट को, ये जो नीचे हैंग किया हुआ है, इसको कांस्टेंट रखते हुए ट्यूनिंग फोक को स्ट्राइक करके यहां पर लगाया, और वो लेंथ फाइंड की जिस लेंथ पर रेजोनेंस हुआ और स्ट्रिंग के ऊपर से राइडर नीचे फॉल करके, वो रेजोनेटिंग लेंथ हमने नोट कर ली। ठीक हो गया। अब टेंशन को और म्यू को हम सेम कांस्टेंट रखते हुए
हम चेंज करेंगे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे। ट्यूनिंग फोक दूसरी ले आएंगे, 480 की ले आएंगे या कोई 256 की कोई और ले आएंगे, और दोबारा से यही प्रोसेस दोहराएंगे और देखेंगे ये वाली लेंथ जो है ये पहले से कम आती है या पहले से ज़्यादा आती है। तो यहाँ फार्मूला में अगर आप देखें एफ इक्वल्स टू 1/2L/T/μ लिखा हुआ, तो एफ और एल जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है आप अगर ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी कम कर देंगे तो लेंथ जो है वो ज़्यादा आ जाएगी। ये प्रूव कर रहे हैं इस एक्सपेरिमेंट में। एक रिलेशन ये है, एक लॉ स्ट्रेच स्ट्रिंग का ये है। क्या लॉ है? फ्रीक्वेंसी और लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक हो गया। अब जब दो क्वांटिटीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं, हम उनको लिखते कैसे हैं? हम उनको ऐसे लिखते हैं, एफ इज प्रोपोर्शनल टू 1/L, ऐसे करके लिख देते हैं। या हम यूं कह सकते हैं कि एफ इज इक्वल टू कांस्टेंट टाइम्स 1/L, और ये L दूसरी साइड पे मैं अगर शिफ्ट कर दूं तो बेसिकली F इंटू एल शुड बी कांस्टेंट, F इंटू एल शुड बी अ कांस्टेंट नंबर। ये आना चाहिए मेरे पास। यानी अगर मैं एक टेबल बनाऊं तो उस टेबल में मैं वैल्यूज क्या लिखूंगा, उस टेबल में मैं कॉलम्स हेडिंग्स क्या बनाऊंगा। आपको टेबल याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट समझा रहा हूं। आपने ये करना है, आपने 2 3 4 फ्रीक्वेंसीज लेनी है, तो एक फ्रीक्वेंसी का कॉलम, एक रेजोनेटिंग लेंथ का कॉलम, और एक कॉलम बनाना है एफ इंटू एल, ये कॉलम, बस। तो एफ इंटू एल की वैल्यूज कांस्टेंट आएंगी। आप एफ भी चेंज करेंगे, एल चेंज हो जाएगा, लेकिन एफ इंटू एल जो फोर्स फ्रीक्वेंसी टाइम्स द लेंथ है वो कांस्टेंट आना चाहिए। और अगर ग्राफ ड्रॉ करें इनवर्स प्रोपोर्शन वैल्यूज का, तो स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होनी चाहिए। लेकिन अगर एफ और 1/L का करेंगे तो वो अपवर्ड स्लोपिंग ग्राफ होना चाहिए। अभी क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं हम, ठीक है। ये पहला लॉ है। अगर इसके बारे में किसी को क्वेश्चन है तो अभी पूछ लें, मैं 1 2 मिनट दे रहा हूँ आपको, फिर मैं आगे चलता हूँ। अच्छा, ये जो कॉलेज वाली प्रैक्टिकल बुक है, ये वो दूसरी वाली है। ये मैंने जो पिछली वीडियो थी लाइव स्ट्रीम की, उसकी डिस्क्रिप्शन में सॉफ्ट कॉपी मैंने ऐड कर दी है गूगल ड्राइव पे अपलोड करके, तो आप सबको वहाँ से मिल जाएगी, ठीक है जी। म्यू, म्यू मैस है, लेकिन ये लीनियर मैस डेंसिटी इसको वैसे कहते हैं। एम, एम लिख दे इसकी जगह, चले इसको म्यू को मैं एम लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन है। ये दिस इज जस्ट अ मैस, ये एम है, ठीक हो गया। स्लोप रिपीट करते, अभी रिपीट करता हूँ, अभी रिपीट करता हूँ। ये अगर क्लियर है तो फिर आगे चलते हैं, ठीक है। मैथ्स पर यूनिट लेंथ, हाँ ठीक है, मैथ्स पर यूनिट लेंथ में मैथ्स ही ले लेता हूँ, ठीक है। एफ इंटू एल हमेशा, जी बिल्कुल। लॉ स्ट्रेच स्ट्रिंग, अगर दो वेरिएबल्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं तो यार नीट लिखा करूँ, अच्छा चलो मैं लिखता हूँ यार, थोड़ा नीट कर लिखता हूँ, ठीक है सर। कोई यूजलेस मैसेज प्लीज़ नहीं करना, मैं मैसेज पढ़ने में टाइम लगा रहा हूँ, बहुत से मैसेजेस हैं, फजूल कोई बात नहीं करनी, ठीक है। काम की बात करें ताकि जल्दी काम खत्म। हाउ वी चेंज फ्रीक्वेंसी, ट्यूनिंग फोर्क डिफरेंट ले लें, फ्रीक्वेंसी इस तरह चेंज होगी, ठीक है। डिफिकल्ट आएगा नहीं, आई डोंट नो, पहली दफ़ा हो रहा है। ट्यूनिंग फोक वाइब्रेट करने के बाद कहाँ रखनी है? वो जो वुडन बोर्ड है उसके ऊपर रखनी है। आप इसको छोड़ें, परफॉर्मेंस को तो आपने करना ही नहीं, कहाँ पे रखनी? आपको केस सिनेरियो सारा पीबीए में गिवन होगा, ठीक है। ट्यूनिंग फोक की वैल्यू आपको वो भी पेपर पे गिवन होगी। रिवाइज कर दें, अच्छा मैं करता हूँ दूसरा लॉ ऑफ स्ट्रेच स्प्रिंग की तरफ जाता हूँ, फिर करता हूँ। अभी इस प्रैक्टिकल की बात करनी है, ठीक है, सिर्फ इस प्रैक्टिकल की। लेंथ के लिए हम वुडन ब्लॉक को हाँ जी बिल्कुल, वो जो नीचे वेजेस वेजेस रखे हुए हैं उनको डिस्प्लेस करेंगे, साथ एक मीटर रॉड लगा होगा ब्रेटस पे, मीटर रॉड पे लेंथ आ जाएगी, ठीक है। वेट वाला अभी बताता हूँ, शॉर्ट रिव्यू अभी करता हूँ, ठीक है। हाँ जी ठीक है, आगे चलते हैं। अब दूसरा लॉ है जी स्ट्रेच स्प्रिंग का दूसरा, स्ट्रेच स्ट्रिंग का दूसरा लॉ क्या है ये देखें। यही फार्मूला जो सामने मैंने लिखा हुआ है, एफ इक्वल्स टू 1/2L स्क्वायर रूट टी ओवर एम, इसमें अगर आप देखें तो एफ और इस टेंशन का आपस में क्या रिलेशनशिप है, एफ और टी का क्या रिलेशनशिप है, देखें एफ इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ दिस टेंशन, ठीक है। एफ इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द टेंशन। इसको अगर मैं इक्वालिटी में चेंज करूं, अगर मैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन को इक्वालिटी में चेंज करता हूं तो फिर क्या होता है, मैं ऐसे लिखूंगा कि एफ ओवर
f/√t इज कांस्टेंट, यानी फ्रीक्वेंसी के साथ अगर ये √t का रिलेशनशिप देखूं तो f/√t या टेंशन इज इक्वल टू कांस्टेंट। लेकिन इस दौरान आपने लेंथ को चेंज नहीं करना। L इज कांस्टेंट, L इज कांस्टेंट, म्यू इज कांस्टेंट, बाकी दोनों चीज़ें कांस्टेंट रख के फ्रीक्वेंसी का टेंशन के साथ ही। अब टेंशन कहाँ से आएगी? स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन है ना, वो जो ये जो नीचे वेट है, ये जो मैस आपने हैंग किया हुआ, इसकी वैल्यू आपको गिवन होगी, ठीक है। इस मैस की वैल्यू आपको गिवन होगी। इस मैस को वेट में कन्वर्ट करते हैं, जो वेट है वही स्ट्रिंग के अंदर टेंशन है। स्ट्रिंग की टेंशन बराबर है, इक्वल टू है किसके? जो नीचे आपने हैंगर के अंदर वेट जो है वो हैंग किया हुआ है उसके, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे? इसमें ये जो दो वेजेस के दरमियान डिस्टेंस है, इसको हमने चेंज नहीं करना। आपको पीबीए में गिवन होगा, इसको आपने चेंज नहीं करना, इसको सेम रखना है। अब राइडर को फॉल करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? ये जो हैंगर के अंदर मैस है, इसकी वैल्यू को चेंज करना होगा, इसकी डिफरेंट वैल्यूज। इसकी वैल्यू चेंज होगी तो वेट चेंज हो जाएगा, वेट चेंज होगा तो टेंशन चेंज हो जाएगी, ठीक है जी, ताकि वो राइडर फॉल कर दे। तो ऐसी फ्रीक्वेंसी जिस पर वो राइडर फॉल कर ले, उस वक्त जितना भी ये वेट होगा वो नोट डाउन कर लेंगे, फिर फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे और वेट को भी चेंज करेंगे, और उसी लेंथ पर, लेंथ को चेंज किए बगैर वेट को चेंज करके नया वेट फाइंड करें, नई टेंशन फाइंड करें, जिस टेंशन पर दोबारा राइडर फॉल कर जाता है। तो ये दूसरा लॉ है, लॉ ऑफ स्ट्रेच स्ट्रिंग। तो ये दो लॉज हैं। तीसरा लॉ मैथ्स का है, लेकिन वो आपके वो कोर्स में नहीं आएगा, ये दो लॉज आएंगे। अब इससे रिलेटेड जल्दी से पीबीए कर लेते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड जो यहाँ पर है वही देख लेते हैं, इधर है या दूसरी वर्कशीट में है, तो वहाँ से देख लेते हैं। यहाँ पे आई थिंक नहीं है, लास्ट होगा कहीं। चलें, इसको यहाँ होगा शायद, लेट्स सी। अभी मैं आपके मैसेज कोई भी नहीं पढ़ रहा, थोड़ी देर में पढ़ूंगा, ठीक है। अब फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ अगर कोई सिर्फ टाइम गुजारने यहाँ आया है तो बेशक लाइव स्ट्रीम छोड़ दें। फजूल मैसेज, फजूल बात नहीं करनी कमेंट्स में, सिर्फ काम की ज़रूरी बात उस प्रैक्टिकल के बारे में, ताकि सबका भला हो सके, ठीक है बेटे। अच्छा जी, इसमें तो नहीं है, यहाँ तो सफेरोमीटर चल रहा है। ये तो आई थिंक लास्ट वाला कोई होगा ये। चलें, मैं इसको ऐड कर लेता हूँ लास्ट वाले को। आई थिंक इट्स ये 16, 17, 18 में से कोई होगा। जल्दी से इसका देखते हैं, फिर उसके बाद मेल्डीज वाला देखते हैं, और फिर आखिर में एक हीट वाला भी है, वो भी देखना है। उसको भी अभी तक हमने बिल्कुल टच ही नहीं किया, ठीक है, वो भी देखते हैं अभी। तो लेट्स फर्स्ट लुक एट दिस वन। ये पेंडुलम वाला आसान है, ये आप कर लेंगे, इसका मसला नहीं है। फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी ये भी करना है अभी हमने, ये भी आते हैं वापस इस पे। ये है जी, ये देखें, ये दो राइडर्स हैं, ये वेजेस हैं दो, सॉरी ये दो वेजेस हैं, दरमियान में राइडर होगा, नीचे ये मैस हैंग किया हुआ है, और ट्यूनिंग फोक आपको दे दी जाएगी, ठीक है। अब इससे रिलेटेड देखें क्वेश्चंस क्या हैं। क्वेश्चन है, ये सारी आपको अरेंजमेंट उसने पहले ही बता दी है, तो प्रोसीजर वाला बार बार मेरे से पूछा, तो प्रोसीजर आपने किसी चीज़ का याद नहीं करना, सारी सेटिंग आपको वो बता देंगे, ठीक है। सारा कुछ बता देंगे वो, आपने सिर्फ नीचे क्वेश्चंस पे आना है, उसको सॉल्व करना है। टू वेरीफाई द लॉ ऑफ लेंथ, व्हाट द रिजल्ट ऑफ द ग्राफ शोज, तो आपने ग्राफ देखें, पहले बता देंगे कौन सी दो क्वांटिटीज़ के दरमियान ग्राफ ड्रॉ करना है, पहले तो ये बताएंगे। तो जब आप लॉ ऑफ लेंथ को वेरीफाई कर रहे हैं, तो लॉ ऑफ लेंथ का मतलब है फ्रीक्वेंसी का लेंथ के साथ क्या रिलेशनशिप है। तो दो ही चीज़ें होंगी जिनके दरमियान ग्राफ बनेगा, एक फ्रीक्वेंसी और दूसरा लेंथ, ठीक है। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, या फ्रीक्वेंसी टाइम्स द लेंथ इज इक्वल टू अ कांस्टेंट नंबर, ये दूसरी बात। और तीसरी बात क्या होगी, जो ग्राफ वाली मैंने बताई थी आपको वो ये कि अगर आप इन दो क्वांटिटीज़ के दरमियान ग्राफ ड्रॉ करें, किसके दरमियान? एफ और 1/L के दरमियान। अगर ग्राफ ड्रॉ करें एफ और 1/L, एफ और एल नहीं, एफ और 1/L के दरमियान अगर आप ग्राफ ड्रॉ करें तो क्या होगा? वो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आएगा। तो एफ और 1/L के दरमियान ग्राफ ड्रॉ कर लें तो वो ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा और स्ट्रेट लाइन होगा। तो याद रख लें, अगर कोई ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट हो और स्ट्रेट लाइन आए, दो बातें होनी चाहिए।
इट मस्ट स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन। 9th वाले जो स्टूडेंट्स हैं, मैंने ये स्पेशली 2 पॉइंट्स लिख कर उन्हें बताए थे, और ग्राफ का क्वेश्चन आया था और उन्होंने, एक दो स्टूडेंट्स ने नहीं लिखा था। दोबारा सुन लें, लिख रहा हूँ इधर। डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी के लिए नंबर 1, जो ग्राफ की लाइन है ये पास कहाँ से होनी चाहिए? पासेस थ्रू दी ओरिजिन, पासेस थ्रू दी ओरिजिन, ठीक है। जो लाइन है, जो कर्व है, ओरिजिन से पास होनी चाहिए लाजमी। और दूसरी बात, वो स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। तो दोनों में से एक चीज़ भी अगर ना हुई तो वो प्रोपोर्शनैलिटी डायरेक्ट नहीं होगी। अब एफ और 1/L कह रहा हूँ, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एफ और एल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन एफ और 1/L क्या है? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, ठीक है। तो ये ग्राफ हमें ये बताएगा, चूंकि ग्राफ की ये लाइन ओरिजिन में से पास हो रही है एंड स्ट्रेट लाइन है, तो आप कहेंगे कि एफ इज प्रोपोर्शनल टू 1/L। ये यहाँ लिख देंगे, ठीक है जी। What is the difference between the transverse waves and stationary waves? तो transverse waves और stationary waves में क्या फर्क है? तो transverse waves वो waves होती हैं जिनमें particles of the medium vibrate perpendicular to the direction of the propagation of the waves। ये transverse waves में होता है। और stationary waves ये special type है transverse waves की। stationary waves जब waves traveling in one direction and then there are equal waves traveling in the opposite direction, तो उन दोनों का सुपरपोजिशन होकर जो वेव्स बनती हैं, रिजल्टेंट वेव्स बनती है, वो स्टेशनरी वेव्स बनती है। तो स्टेशनरी वेव्स के लिए लाजमी है दो वेव्स हों, सेम वेव्स हों, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएं। ट्रांसवर्स वेव के लिए ऐसा कुछ होना ज़रूरी नहीं है, जस्ट वेव्स का ट्रैवल होना जरूरी है, डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ द वेव्स का पार्टिकल्स के 90 डिग्री पर होना ज़रूरी है, ठीक है। ये नंबर 2 पे जस्ट डेफिनेशन भी लिख देंगे तो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इज समझ नहीं आ रही। अच्छा चलो, असल में अब ये मैं फिर कह रहा हूँ, कमेंट्स इतने ज़्यादा हो रहे हैं और फजूल हो रहे हैं कि मैं क्वेश्चंस आपके पढ़ नहीं पा रहा, और मैं जस्ट वो एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको ये बताया, किस एक्सपेरिमेंट में आपने ये जो दो वेजेस हैं, इन वेजेस के दरमियान का जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं लेंथ एल। ये लेंथ इसमें मेजर करनी होती है, वो लेंथ जिस पर रेजोनेंस होता है। उसके लिए आपको एक ट्यूनिंग फोक दी जाती है, वो ट्यूनिंग फोक जिसकी फ्रीक्वेंसी आपको पेपर में गिवन होती है, वो आपने पैड पर स्ट्राइक करनी होती है ट्यूनिंग फोक, और वो लाकर इस वुडन बोर्ड के ऊपर ऐसे रखनी होती है। और बल्कि वो रखनी भी ट्यूनिंग फोक कहाँ पर है? वो ट्यूनिंग फोक इन दोनों वेजेस के दरमियान यहाँ पर ऐसे रखनी होती है, वो ट्यूनिंग फोक इधर रखनी होती है। उस ट्यूनिंग फोर्क की जो भी फ्रीक्वेंसी है, अगर उस फ्रीक्वेंसी के बराबर फ्रीक्वेंसी हो जाए इस स्ट्रिंग की, ये स्ट्रिंग है, इसकी फ्रीक्वेंसी उसके बराबर हो जाए तो रेजोनेंस हो जाता है। जब रेजोनेंस होता है तो हमने इसके ऊपर एक पेपर का छोटा सा टुकड़ा लगाया होता है, वो नीचे पेपर राइडर वो फॉल कर जाता है, गिर जाता है। तो जिस लेंथ पे राइडर गिर जाता है हम ये कहते हैं उस लेंथ पे रेजोनेंस हो गया है। वो लेंथ हम नोट डाउन कर लेते हैं। फिर हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं। लेट्स सपोज पहली फ्रीक्वेंसी है 512 हर्ट्स, तो दूसरी फ्रीक्वेंसी 480 हर्ट्स चेंज कर दी। तीसरी फ्रीक्वेंसी फिर चेंज कर दी 256। फ्रीक्वेंसी चेंज करते चले जाएंगे। फ्रीक्वेंसी जैसे ही चेंज करेंगे तो जो पहली वाली फ्रीक्वेंसी थी उसकी जो लेंथ थी रेजोनेंस वाली, अब फ्रीक्वेंसी जैसे ही चेंज हुई तो जाहिर बात है लेंथ भी तो चेंज होनी चाहिए। तो लेंथ चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे? एक वेज को फिक्स रखेंगे, इस वेज को मूव नहीं करेंगे। इस वाले वेज को थोड़ा सा आपने या तो राइट पे या लेफ्ट पे लेके जाना है, इसकी पोजीशन को आपने चेंज करना है, ऐसी पोजीशन पर लाना है कि दोबारा रेजोनेंस हो जाए। जब दोबारा रेजोनेंस हो जाए तो आप फिर से लेंथ नोट कर लेते हैं, फिर से डिस्टेंस बिटवीन दीज टू वेजेस या लेंथ नोट डाउन कर लेते हैं। तो इसका मतलब है आपके पास अगर 3 ट्यूनिंग फोक्स हैं विद डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, तो यू विल गेट 3 डिफरेंट लेंथ्स, 3 डिफरेंट रेजोनेटिंग लेंथ्स भी आएंगी। अब आपने क्या करना होगा? उनका ग्राफ ड्रॉ करना होगा। किसका ग्राफ ड्रॉ करना होगा? लेंथ की जो वैल्यूज आई उनका रेसिप्रोकल ले लें, 1/L कर लें। फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यूज ट्यूनिंग फोक्स के ऊपर गिवन होंगी उनको एक्स एक्सिस पे ले लें, 1/L को वाई एक्सिस पे ले लें, ग्राफ ड्रॉ करें। ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, और अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा तो आप ये बताएंगे लॉ ऑफ लेंथ वेरीफाई हो गया है, यानी
F इज प्रोपोर्शनल टू 1/L। फ्रीक्वेंसी और लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं, ठीक है। ये लॉ ऑफ लेंथ है। आई होप अब समझ आ गई होगी, मैंने रिपीट कर दिया है एक दफ़ा फिर से, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हाउ द स्टूडेंट्स विल वेरीफाई द लॉ ऑफ टेंशन बाय यूजिंग द सोनोमीटर। तो अभी लॉ ऑफ टेंशन भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। ये जो स्ट्रिंग है इसके अंदर टेंशन प्रोड्यूस होती है, किस वजह से टेंशन है ज़रा गौर करें। टेंशन स्ट्रिंग के अंदर ये जो नीचे लोड हैंग किया हुआ है, इस लोड की वजह से टेंशन है। ये लोड है नीचे, लोड डाउनवर्ड्स वेट है, एक फोर्स लग रही है, इसकी वजह से इस टेंशन के अंदर स्ट्रिंग के अंदर एक टेंशन प्रोड्यूस हो जाती है। अब वो टेंशन फ्रीक्वेंसी के साथ कैसे रिलेटेड है ये चेक करना है। नए लॉ में, दूसरे लॉ में हमने क्या चेक करना है, लॉ ऑफ टेंशन। व्हाट स्टेप्स विल ही टेक टू वेरीफाई द लॉ ऑफ टेंशन एंड मास, दोनों की बात कर लेते हैं। तो लॉ ऑफ टेंशन के लिए देखें क्या करेंगे। लॉ ऑफ टेंशन के लिए आपको मैयर क्या चीज़ करनी है, टेंशन। ये टेंशन मैयर करनी है, ठीक है। टेंशन को मैयर करना है। कैसे मैयर करना है, ये नीचे जो लोड है इसका वेट निकाल लें। तो आपने एक कॉलम बना लेना है, वेट का कॉलम नहीं बनाना, समझा रहा हूँ सिर्फ, वेट का एक कॉलम बन जाएगा। फिर आपने वही 3 डिफरेंट ट्यूनिंग फोक्स या 2 डिफरेंट ट्यूनिंग फोक्स ले लेनी है, 2 डिफरेंट ट्यूनिंग फोक्स ले ली, तो ट्यूनिंग फोक्स की फ्रीक्वेंसी का एक कॉलम बन जाएगा। तो जितना वेट है, बार बार बता रहा हूँ, उतनी ही टेंशन है। तो जो वेट है वही असल में टेंशन है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोक नोट डाउन करके उसको उसी तरह पैड पे स्ट्राइक करके इधर ला के रखना है। अब वेज के दरमियान जो लेंथ है, जो डिस्टेंस है, इसको चेंज नहीं करना, लेंथ को कांस्टेंट रखना है। और ट्यूनिंग फोक को स्ट्राइक करके इधर देखना है कि रेजोनेंस हो रहा है या नहीं, राइडर फॉल कर रहा है या नहीं। अगर राइडर फॉल करता है तो वो रेजोनेटिंग उस लेंथ पे रेजोनेंस हो रहा है। आपने वो लेंथ नहीं नोट करनी, आपने वो टेंशन, वो वेट नोट कर लेना। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी को चेंज कर देना है, चेंज करना है। दोबारा ट्यूनिंग फोक स्ट्राइक करके इधर लगानी है। अगर रेजोनेंस ना हो तो क्या करना है, ये लोड को ज़्यादा कर देना है, लोड वेट को ज़्यादा कर देना है, उससे टेंशन और ज़्यादा हो जाएगी और दोबारा से रेजोनेंस हो जाएगा। तो इसका मतलब है हम डिफरेंट टेंशन और डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज़ पर हम टेंशन डिटर्मिन करेंगे जहाँ पर रेजोनेंस होता है। तो इससे क्या होगा, इससे रिलेशनशिप मिलेगा फ्रीक्वेंसी और टेंशन इन द स्ट्रिंग का, ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फ्रीक्वेंसी एंड द स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन उस दौरान लेंथ बिटवीन द वेजेस शुड रिमेन कांस्टेंट। और फिर लास्ट है, व्हाट स्टेप्स विल ही टेक टू वेरीफाई द लॉ ऑफ मास। अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा आपके लिए, ये समझना है। मैंने एक डायग्राम थोड़ी देर पहले बनाई थी, इस डायग्राम से हट के मैंने बनाई थी, चलें दोबारा यहाँ बना दे। तो मैंने आपको ये बताया था कि हमने यहाँ पर 2 पुलीज लगाई होती हैं, 2 पुलीज। ये अपरेटस था, इस अपरेटस पे मैंने बताया था यहाँ पर 2 पुलीज लगाई थी, 1 2, और मैंने आपको बताया था 2 वायर्स होती हैं, ठीक है। तो एक वायर मैंने कहा था ये स्टील की होती है, स्टील का म्यू, स्टील की वैल्यू का म्यू, ये स्टील के साथ एक मैस आपने स्टील के वायर के साथ हैंग करना है। और एक मैस आपने इधर से दूसरी कोई वायर लेनी है, किसी और मटेरियल की वायर लेनी है, उसके साथ अलग से एक मैस हैंग कर सकते हैं, अलग से। या यूँ कर लें, पहले स्टील के साथ प्रैक्टिकल कर लें, फिर वो दूसरी वायर के साथ कर लें। अब वो जो दूसरे मटेरियल की वायर होगी उसका म्यू, उसका मैस पर यूनिट लेंथ डिफरेंट होगा। अब आपने ना टेंशन को चेंज करना है, ना आपने लेंथ को चेंज करना है, ये दोनों कांस्टेंट करके अब आपने म्यू और फ्रीक्वेंसी का रिलेशनशिप बताना है। म्यू और फ्रीक्वेंसी का ये रिलेशनशिप क्या होता है, फ्रीक्वेंसी और म्यू का, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द स्क्वायर रूट ऑफ म्यू। ये रिलेशनशिप याद रख लें। ये तीसरा लॉ है ऑफ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। पहला लॉ था लॉ ऑफ लेंथ, दूसरा लॉ है लॉ ऑफ टेंशन, तीसरा लॉ है लॉ ऑफ मास। लेकिन मास पर यूनिट लेंथ होता है, तो उसके लिए 2 डिफरेंट मटेरियल्स यूज़ करेंगे। तो ये 3 लॉज हैं, लॉज ऑफ स्ट्रेच स्ट्रिंग।
अगर इसमें किसी को प्रॉब्लम हो यार, वैसे मुझे कुछ काम जो है ना यूज़लेस सा लग रहा है। यस, आई थिंक कि मुझे अब कमेंट्स जो है ना वो बंद करने पड़ेंगे या क्या करूँ मैं। चलें, अब सही है। अब जो मतलब यूज़लेस कमेंट्स कर रहे थे, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ़ यू टू, आप प्लीज़ लाइव स्ट्रीम को लीव कर दें, ठीक है। आपको इंटरेस्ट नहीं है उससे, हमें कोई गर्ज़ नहीं है। आप टाइम अपना, मेरा और इन बाकी सब का प्लीज़ बर्बाद मत करें। एनीवन हु वांट्स टू लीव दिस लाइव स्ट्रीम, प्लीज़ डू राइट नाउ। जी, लेंथ गिवन होगी। जस्ट आपने ये देखना है कि आप जब लेंथ का लॉ वेरीफाई कर रहे होंगे, लेंथ और फ्रीक्वेंसी का, तो बाकी दोनों वेरिएबल्स कांस्टेंट होने चाहिए। टेंशन और मास पर यूनिट लेंथ म्यू कांस्टेंट होना चाहिए। जब आप टेंशन का लॉ वेरीफाई कर रहे होंगे तो लेंथ और म्यू कांस्टेंट होने चाहिए। जब आप म्यू का लॉ वेरीफाई कर रहे होंगे तो टेंशन और लेंथ दोनों, यानी इसका मतलब है जिस फ्रीक्वेंसी के साथ जिस दूसरे वेरिएबल का आप रिलेशनशिप देख रहे हैं, तो बाकी दोनों वेरिएबल्स जो हैं वो कांस्टेंट होने चाहिए, ठीक है जी। तो आई थिंक दिस शुड बी इट फॉर दिस वन। और अब हम दूसरे एक्सपेरिमेंट को देखेंगे, दैट इज़ टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी बाय बेल्टिज़ apparatus। उसकी तरफ चलते हैं, क्योंकि वैसे हमने लैब में किया हुआ तो है। ये है एक्सपेरिमेंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी बाय बेल्टिज़ apparatus। तो इसमें अगेन क्या होता है, इसमें भी ऑलमोस्ट वर्किंग ही है। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर उसके बाद क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। तो इसमें ये जो बेल्टिज़ apparatus होता है, इसका नाम होता है जी बेल्टिज़ apparatus। इस apparatus के ऊपर हम, चूँकि हमारे घरों में जो आ रही है ना इलेक्ट्रिसिटी, जो हमारे घरों में वोल्टेज आ रही है, वो वोल्टेज ऐसी होती है। वो वोल्टेज इस किस्म की साइन वेव की फॉर्म में होती है, साइन कर्व की फॉर्म। यानी वोल्टेज की वैल्यू कांस्टेंट नहीं रह रही। ये ग्राफ है वोल्टेज वर्सेस टाइम का, वोल्टेज और टाइम, यानी टाइम के साथ साथ वोल्टेज देखिए पहले ज़ीरो है, फिर इंक्रीज़ करके एक मैक्सिमम पे गई, फिर ज़ीरो हुई, फिर नेगेटिव हुई, तो वोल्टेज चेंज हो रही है ओवर द टाइम। तो ऐसी जो भी वैल्यूज़ होती हैं जो इस तरह की पीरियडिकली चेंज हो रही होती हैं, उनकी एक फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी इज़ द नंबर ऑफ़ वेव्स पासिंग पर सेकंड। तो हमारे घरों में जो बिजली आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी है, उस एसी वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज़। हम वो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू डिटर्मिन कर सकते हैं कैसे, इस apparatus के ज़रिए, जिसको हम बेल्टिज़ apparatus कहते हैं। तो ज़ाहिर है ये apparatus ऐसा होना चाहिए जहाँ हम वो एसी वोल्टेज सप्लाई करें। तो ये apparatus की अरेंजमेंट है, इसमें ये वो एसी वोल्टेज यहाँ हम सप्लाई करेंगे। यहाँ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ये याद ना करें बस। यहाँ देख लें एक एसी वोल्टेज है, ये डायग्राम भी गलत बनी हुई है। यहाँ एसी वोल्टेज है, एसी साइन होना चाहिए। इधर से वो एसी करंट इधर आता है, वो एसी करंट इस ट्यूनिंग फोर्क को वाइब्रेट करवाता है। ये समझ लें बस, ट्यूनिंग फोर्क को वाइब्रेट करवाता है, क्योंकि इधर दो मैग्नेट्स लगे होते हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाते हैं और ये ट्यूनिंग फोर्क वाइब्रेट करने लग जाती है। अब इस ट्यूनिंग फोर्क के साथ हम क्या करते हैं, इस ट्यूनिंग फोर्क के आखिरी किनारे पे हम एक धागा, एक थ्रेड लेते हैं, वो थ्रेड बांध देते हैं। वो थ्रेड ऐसे करके एक पुली के ऊपर से पास ओवर होता है और वो नीचे आकर उसके साथ हम एक लोड लटका देते हैं, एक वेट, एक पैन लटका देते हैं, पैन के अंदर वेट्स डाल देते हैं। अब क्या होता है, जब यहाँ से एसी करंट फ्लो करता है, अब वो करंट याद रहे ऐसे आ रहा है, यूँ आ रहा है, ऐसे वो करंट इस तरह आ रहा है। उससे क्या होता है, ये जो ट्यूनिंग फोर्क है ये वाइब्रेट करती है, राइट लेफ़्ट ऐसे वाइब्रेट करती है। जब ये वाइब्रेट करेगी तो उससे क्या होगा, ये स्ट्रिंग भी वाइब्रेट करेगा। स्ट्रिंग वाइब्रेट करेगा तो स्ट्रिंग के अंदर वेव्स जनरेट होंगी। अब ये वेव्स इधर से जाएंगी, इस पुली से स्ट्राइक करेंगी और आइडेंटिकल वेव्स ऑपोजिट डायरेक्शन में वापस आएंगी, आइडेंटिकल वेव्स वापस आएंगी।
वो जो आइडेंटिकल वेव्स वापस आएंगी उसकी वजह से यहाँ स्टेशनरी वेव्स बन जाएंगी, ठीक है। अब ये इसका सॉफ्टवेयर है वन नोट का, ये डायग्राम बनाने नहीं दे रहा, पर ये डायग्राम बनी हुई है। ऐसा एक पैटर्न बन जाएगा, ऐसा पैटर्न बन जाएगा। लैब में हमने किया था और देखा भी था, ऐसा पैटर्न स्ट्रिंग के अंदर बन रहा था। अब ये जो स्ट्रिंग के अंदर पैटर्न बन रहा है ये स्टेशनरी वेव्स का पैटर्न है। इस पे सिर्फ दो बातें हैं, सिर्फ दो बातें इंपॉर्टेंट जो याद रखनी है। क्या? आपने लेंथ कहाँ से कहाँ तक नोट करनी है। जहाँ पहला नोड होगा, ये नोड होता है, ये नोड होता है, यहाँ से लेकर आखिरी नोड तक का डिस्टेंस लेना है। नोड से नोड, नोड से लेकर नोड तक का डिस्टेंस ले लेना है, ये एल हो जाएगा, ठीक है, ये एल हो जाएगा। और ये दरमियान में लूप्स बन रहे हैं, इन लूप्स को आपने काउंट करना है, ये कितने हैं। तो डायग्राम में आपको काउंट करने को कहा जाएगा, 1 2 3 और ये 4 लूप्स हो गए। तो 4 लूप्स की लेंथ, लेट सपोज मैं आपको देता हूँ 66 सेंटीमीटर, ये 4 लूप्स की लेंथ आ गई एल। इधर से आपने क्या करना है, एक लूप की लेंथ निकाल लेंगे, इसको मैं L1 कह देता हूँ। तो एक लूप की लेंथ को मैं L कह देता हूँ, वो कैसे आएगी, वो 66 को मैं 4 से डिवाइड कर लूँगा। तो डायग्राम में जितने भी लूप्स बने होंगे, टोटल लेंथ, टोटल डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड द लास्ट नोड को आपने उस लेंथ को डिवाइड कर देना है विद द नंबर ऑफ लूप्स, नंबर ऑफ लूप से डिवाइड करें, उससे क्या मिलेगा, एक लूप की लेंथ मिल जाएगी। अब ये एक लूप ये ऐसे होता है, ये एक लूप की आपको लेंथ मिल गई, ठीक है। अब इस एक लूप को गौर से देखें, ये एक लूप नोड से नोड तक का डिस्टेंस है, तो नोड से नोड तक के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, λ/2 कहते हैं। बेसिकली आपको λ/2 मिल गया, ठीक हो गया। लेकिन आपने जितना थ्रेड यूज़ किया था, ये थ्रेड जो स्टार्ट से लेकर वो थ्रेड नहीं जिसके अंदर ये लूप्स बन रहे हैं, सारा का सारा थ्रेड यहाँ से लेकर यहाँ पेन तक जितना थ्रेड आपने यूज़ किया था, ये सारे की लेंथ भी आपने नोट करनी है। ये भी पेपर में गिवन होगी, नोट क्या करती है पेपर में, पीबीए में गिवन होगी, ये लेंथ भी नोट करनी है। इसको मैं कैपिटल एल कह देता हूँ, लेंथ ऑफ ये सारे थ्रेड की लेंथ। और इस सारे के सारे थ्रेड का मैस भी करना है, इसको मैं कैपिटल एम कहता हूँ, कैपिटल एम। एल, कैपिटल एल क्या चीज़ है, लेंथ, टोटल लेंथ ऑफ थ्रेड, जितना भी थ्रेड यूज़ किया उसकी लेंथ, टोटल लेंथ ऑफ द थ्रेड। एम क्या करता हूँ, एम है टोटल मैस ऑफ थ्रेड, टोटल मैस ऑफ थ्रेड। अब ये मैंने टोटल दोनों कर लिए, इनको क्या करूँ, इन दोनों को डिवाइड करूँ, यानी मैस को मैं लेंथ से डिवाइड करूँ, m/l, ये बन जाता है मैस पर यूनिट लेंथ। ये चाहिए मुझे, मैस पर यूनिट लेंथ। इसको मैं L0 से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। L0 इज़ मैस पर यूनिट लेंथ, पेपर में गिवन होगा, लेकिन आपको ये नहीं वो बताएंगे कि मैस पर यूनिट लेंथ ऐसे कैलकुलेट करें, ठीक है। मैस पर यूनिट लेंथ आपने M और L की वैल्यूज़ को खुद यूज़ करके निकालना होगा, मैस पर यूनिट लेंथ, ठीक है। इसको M0 कहते हैं, L0 सॉरी, इसको M0 क्योंकि इट इज़ मैस पर यूनिट लेंथ, इसको M0 कहते हैं। अब ये M0 कहाँ आएगा, इसको मैं थोड़ा सा शेड कर देता हूँ ताकि याद रहे ये कहाँ पर यूज़ होगा, ठीक है। अब ये कहाँ पे यूज़ होगा, मैं फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट फार्मूला लिखता हूँ। बेसिकली एक्सपेरिमेंट में हम फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सप्लाई फाइंड आउट कर रहे थे। फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सप्लाई ये होता है F = 1/2 टाइम्स लेंथ इनटू स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन T ओवर m0। अब वो m0 जो इधर फाइंड किया ना मैस पर यूनिट लेंथ, वो इधर आ गया। L क्या चीज़ है, ये भी मैंने बताया था, एक लूप की लेंथ को हम L कहते हैं। ये एक लूप की लेंथ है, इसको L कहते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लूप की लेंथ कैसे निकाली थी मैंने बताया था, सारे लूप्स के दरमियान डिस्टेंस नोड से नोड, उसको नंबर ऑफ़ लूप्स पे डिवाइड कर दें, ये एक लूप की लेंथ L आ जाएगी, वो इधर L पुट कर दें। M मैथ पर यूनिट लेंथ, T टेंशन कहाँ से आएगी, अभी थोड़ी देर पहले जो पिछला एक्सपेरिमेंट किया उसमें बताया था, जितना नीचे वेट होता है उतनी स्ट्रिंग में टेंशन होती है। तो ये नीचे वाला वेट फाइंड आउट कर लेते हैं, तो वो टेंशन T भी आ जाएगी। तो ये सारी वैल्यूज़ पुट करें तो आपके पास F की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है जी। अब इसका PBA आगे देख लेते हैं। आगे देखें, जो मैं बातें बता रहा हूँ इसमें लिखी हुई हैं कि 4 लूप्स आर ऑब्जर्व्ड। कितने लूप्स हैं बता दिया, ना भी बताया जाए डायग्राम से देख सकते हैं। The distance between the extreme nodes is measured to be 18. What will be the length of one loop? तो 18/4, 18 को 4 से डिवाइड करें, जो भी नंबर आएगा। याद रहे ये सेंटीमीटर में हो रहा है, चलने नहीं फिलहाल सेंटीमीटर में। What is the wavelength of the wave produced on the thread? तो भी मैंने बताया था, ये नोड से नोड तक का डिस्टेंस है जो L इज इक्वल टू नोड से नोड होता है λ/2, तो λ/2 है, तो लैम्डा किसके इक्वल है, 2 टाइम्स L। तो जहाँ जो भी L आएगी उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें,
2 टाइम्स ये जो 18/4 है। वट आंसर लिखना है यहाँ, ये ऐसे ही ना लिख देना। वट इज़ द टोटल टेंशन प्रोड्यूस्ड इन द थ्रेड। टोटल टेंशन थ्रेड में कितनी है, ऊपर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और गिवन है, वहाँ देखें ज़रा गौर से। वो ये कह रहा है कि लाइट पेन, एक पेन है जिसका मैस है 130 ग्राम्स, ये पेन है, और पेन के अंदर एक मैस पुट किया 200 ग्राम्स, ठीक है। यहाँ वेट का वर्ड यूज़ किया, मैस का वर्ड यूज़ होना चाहिए। तो 130 पेन का अपना हो गया और 200 उसके अंदर पुट किया, तो टोटल मैस कितना हो गया, टोटल मैस हो गया जी 130 + 200, तो दिस बिकम्स 330 ग्राम्स। ग्राम्स पे चल रहा है, चलने दे, कोई बात नहीं। आपने क्या फाइंड आउट करना है, आपने फाइंड आउट करना है इससे टेंशन। तो मैंने बताया नीचे वाला जो डाउनवर्ड्स वेट होता है उतनी ही टेंशन होती है। तो वेट कैसे फाइंड आउट करते हैं, W = mg, तो टेंशन भी इक्वल टू क्या होगा, mg। m कौन सा, ये अभी जो टोटल मैस ये 330 लिखा, यहाँ देखना है, कल बताया था 330 है ग्राम्स के अंदर। W = mg में m को g से मल्टीप्लाई करना है, m को ग्राम्स में ही रखें, g को 980 ले लें, तो टेंशन फोर्स उसका यूनिट बन जाएगा डाइन्स। अगर डाइन्स अच्छा नहीं लगता, डाइन्स समझ नहीं आती, तो ग्राम को किलोग्राम में चेंज करें, जी की वैल्यू 9.8 ले लें, मल्टीप्लाई करें, टेंशन ले लें न्यूटन में, कोई मसला नहीं। लेकिन फिर वापस पीछे जाएं, लेंथ को भी मीटर्स में लें, सारा कुछ, सारे यूनिट चेंज करने पड़ेंगे, इसलिए डाइन्स को समझ लें, कल भी समझाया था। अगर मैस ग्राम में लेना है ले लें, और जी की वैल्यू 980 ले लें, तो ग्राम में मैस जो भी होगा उसको 980 से मल्टीप्लाई कर दें, तो जो फोर्स होगी उसका यूनिट होगा डाइन्स। टेंशन एक फोर्स है, उसका यूनिट बन गया डाइन्स। आगे चलें। इफ़ द मैस ऑफ द 1 मीटर थ्रेड मेजर्ड बाय यूजिंग द इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस इज 5 ग्राम्स, तो मैंने क्या बताया था स्टार्ट में, ये कैपिटल M है, मैस ऑफ द थ्रेड जितना भी लिया था वो 5 ग्राम्स है, और उसकी लेंथ कैपिटल L जो है वो 1 मीटर है या 100 सेंटीमीटर है, ठीक है। देन फाइंड द फ्रीक्वेंसी, तो इससे आपने क्या निकालना है, मैस पर यूनिट लेंथ, अभी थोड़ी देर पहले बताया, सेंटीमीटर में लेना है इसको, मीटर में नहीं, मैस पर यूनिट लेंथ, और फिर ये फार्मूला ऊपर है F = 1/2LT/m0, इसमें वैल्यूज पुट कर देना, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। आपको कैसे पता चलेगा आपका आंसर सही है या गलत है, फ्रीक्वेंसी पाकिस्तान में 50 हर्ट्स होती है, उसके करीब करीब आंसर है तो ठीक है, वरना ठीक नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है, हाउ द स्टेशनरी वेव्स आर प्रोड्यूस्ड। तो बेसिकली जब स्ट्रिंग वाइब्रेट करता है तो वेव्स स्ट्रिंग के अंदर जनरेट होती हैं, लेफ़्ट से राइट तक जाती हैं, पुली से स्ट्राइक करके आइडेंटिकल वेव्स वापस आती हैं, दोनों वेव्स सुपरपोज करती हैं और स्ट्रिंग के अंदर स्टेशनरी वेव्स जनरेट होती हैं। ये है इस एक्सपेरिमेंट की वर्किंग वगैरह। अलाउ करता हूँ कमेंट्स थोड़ी देर के लिए, अगर किसी को क्वेश्चन है तो पूछ लें, फजूल करेंगे मैं फिर ऑफ कर दूँगा। क्वेश्चन अभी आप पूछ सकते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में कोई कन्फ्यूजन है तो आस्क मी, अदरवाइज वी विल मूव फॉरवर्ड। फ्रीक्वेंसी वाला दोबारा करा दें, कौन सा वाला, लास्ट क्वेश्चन रिपीट करा, अच्छा करता हूँ, लास्ट प्रैक्टिकल में म्यू मैस था, हाँ म्यू है, मैस पर यूनिट लेंथ बोल रहे हैं उसको, मैस पर यूनिट लेंथ, मैस पर यूनिट लेंथ। लास्ट क्वेश्चन बताता हूँ, क्वेश्चन तो एक दफ़ा रिव्यू कर दें, नो कन्फ्यूजन, क्रिस्टल क्लियर, ओके। ये आखिरी क्वेश्चन में अगर कन्फ्यूजन हो रही है, आखिरी क्वेश्चन में तो क्या हो रहा है, आखिरी क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि इस स्ट्रिंग के अंदर कैसे प्रोड्यूस हो रही हैं वेव्स। तो देखें, मैंने स्टार्ट में बताया था, ये जो ट्यूनिंग फोर्क है ये वाइब्रेट करेगी, ये जो ट्यूनिंग फोर्क इसके अंदर लगी हुई है ये वाइब्रेट करेगी, ठीक है। तो पहले क्या होगा, पहले ये स्ट्रिंग ऐसे सीधा होगा, बिल्कुल सीधा स्ट्रिंग, ये ट्यूनिंग फोर्क है, इस ट्यूनिंग फोर्क के साथ ये आगे स्ट्रिंग है जो डिफरेंट कलर में बना हुआ, ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग पुली के ऊपर से पास ओवर हो रहा है ऐसे करके, नीचे इसके ऐसे मैस हैंग हुआ है, ठीक है। जब ये वाइब्रेट करेगी ट्यूनिंग फोर्क, व्हेन द ट्यूनिंग फोर्क वाइब्रेट्स, तो स्ट्रिंग क्या करेगा, स्ट्रिंग उसके साथ जुड़ा हुआ है तो स्ट्रिंग भी तो वाइब्रेट करेगा, स्ट्रिंग ऐसे 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 वाइब्रेट शुरू कर देगा। वाइब्रेशन से क्या होगी, इसके अंदर वेव्स जनरेट होंगी, वेव जनरेट होगी ट्यूनिंग फोर्क से, वेव जनरेट होती 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 इधर तक जाएगी, यहाँ इस पुली तक,
पुली से स्ट्राइक करके आइडेंटिकल वेव्स वापस राइट से लेफ़्ट की तरफ आएंगी। तो दो वेव्स होगी ना, एक लेफ़्ट से राइट जा रही है, एक राइट से लेफ़्ट आ रही है, सुपर पोजिशन होगी और इसके अंदर स्टेशनरी वेव्स बन जाएंगी। ठीक हो गया। ये है इस एक्सपेरिमेंट का में सारी वर्किंग वगैरह जो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, अच्छा जी। अब अगेन एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसकी तरफ हम जा रहे हैं वो है, लास्ट क्वेश्चन ही बताया है कि ट्रांसवर्स वेव्स कैसे जनरेट होंगी। बताया है कि जब स्ट्रिंग वाइब्रेट करता है, व्हेन द स्ट्रिंग वाइब्रेट्स waves are generated in this when the tuning fork vibrates, the string connected with the tuning fork also vibrates, and hence a wave is generated in this stretched string, and those waves travel to the pulley and reflect back, and two identical waves traveling in the opposite direction, two similar identical waves traveling in opposite direction, when they superpose, transverse stationary waves are produced. ठीक है, रेयान बेटा नहीं समझ आ रहा तो अब मैं और क्या कर सकता हूँ यार। ट्रांसवर्स एंड स्टेशनरी वेव्स क्वेश्चन, कैन वी राइट दैट वन कैन ट्रांसमिट एनर्जी अनदर कैन नॉट? यस यू कैन राइट, दोनों वेव्स हैं वैसे, लेकिन स्टेशनरी वेव्स जो हैं वो ट्रांसमिट एनर्जी नहीं करती, वो उस लूप के अंदर ही, स्टेशनरी वेव्स के अंदर ही एनर्जी रहती है। लिख सकते हैं वेट को न्यूटन में करते हैं या डाइंस में। इस एक्सपेरिमेंट में मेरी सजेशन है मैस को ग्राम में रखें, डिस्टेंस को, लेंथ को सेंटीमीटर में रखें और फोर्स को डाइंस में रहने दें। इसमें सारा कुछ आपको चेंज करना पड़ेगा, वो मसला हो जाएगा। अगर न्यूटन करेंगे कोई मसला नहीं, गलत नहीं होगा, लेकिन उसके लिए लेंथ को मीटर में और मैस को केजी में, फोर्स को न्यूटन में, तब आएगा। ठीक है, म्यू की जगह एम लिख सकते हैं जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। मैस एंड लेंथ विल बी यूज एम नॉट फार्मूला और जस्ट पुट वैल्यूज इन फ्रीक्वेंसी फार्मूला। जो मर्जी फार्मूला दोनों में से यूज़ कर लें, वो डायरेक्ट फार्मूला है। लेंथ फाइंड करने का एग्जैक्ट फार्मूला क्या है? लेंथ फाइंड करने का एग्जैक्ट फार्मूला नहीं है। देखें, ये देख लें, क्वेश्चन नंबर 1 कंफ्यूज कर रहा है अगर आप लोगों को। देखें ज़रा गौर से, मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 1। थोड़ी देर के लिए दोबारा कॉमेंट्स ऑफ कर रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए। ठीक है, कॉमेंट्स ऑफ कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए प्लीज़। अच्छा, तो मैंने ये बताया कि क्वेश्चन में वो ये बताएंगे आपको कि पहले नोड से लेकर आखिरी नोड तक का डिस्टेंस ये इतना है, वो बता देंगे। ये देखें, ये नीचे आए, मैं इसको हाईलाइट करता हूँ। 4 लूप्स आर ऑब्जर्व्ड। ये ना भी बताए ना, इधर आप गिने कितने लूप्स हैं, एक लूप, दूसरा लूप, तीसरा लूप, चौथा लूप, 4 लूप्स 4 हो गए। द डिस्टेंस बिटवीन द एक्सट्रीम नोड्स इज़ मेजर्ड टू बी 18 सेंटीमीटर। तो यार जो एक्सट्रीम नोड्स हैं वो कौन कौन से हैं? यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस आपको गिवन है, ये डिस्टेंस है 18। तो एक लूप का कितना है? तो सिंपल मैथ है यार, अगर 4 लूप्स का 18 सेंटीमीटर है तो एक लूप का कितना होगा? 18/4। तो ये वैल्यूज़ आपको गिवन होंगी, आपने जस्ट डिवाइड करके एक लूप की लेंथ निकालनी, L 18/4 जो भी डेसिमल में आंसर आता है 4 पॉइंट समथिंग। और अगली बात ये बताई कि एक लूप जो होता है ना, एक लूप वो होता है नोड से नोड तक का डिस्टेंस। ये नोड है, ये नोड है, नोड से नोड होता है λ/2। तो एक लूप की लेंथ L जो है वो λ/2 के इक्वल है। तो लैम्डा इक्वल्स टू 2 टाइम्स दैट लेंथ, तो लैम्डा 2 टाइम्स ये 18/4 है, ये लैम्डा आ गया। बाकी टेंशन के लिए बता दिया था, वेट टेंशन के इक्वल होता है। आई होप ये क्लियर हो गया है। नेक्स्ट पे जाते हैं। बिल्कुल, नमाज का ब्रेक ले लें यार, फिर बहुत देर हो जाएगी। नमाज या तो वाले हदीस वाली मस्जिद में पढ़ लेते हैं तो या घर में पढ़ लेते हैं, मजबूरी है, क्योंकि फिर लेट बहुत हो जाएगा और फिर आप लोगों ने सुबह पेपर भी देना है, तो आई एम श्योर कि आप लोगों ने थोड़ा रेस्ट भी करना होगा, तो जल्दी सोना भी होगा। मैंने भी सुबह से जाग रहा हूँ और काफ़ी थका हुआ मैं, और सुबह भी जल्दी जाना है कॉलेज, तो इसलिए अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, अगर नमाज के लिए आप कोई जाना चाहता है तो ये तो रिकॉर्ड हो ही रहा है, अपलोड हो ही जाएगा, देख लेना, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अभी मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। आखिरी वाला प्रैक्टिकल है, वो भी हमने बिल्कुल देखा नहीं है, इसलिए जल्दी से मैं उसकी तरफ जा रहा हूँ। ठीक है, बहुत कम चांस हैं
कि उसमें से क्वेश्चन आएगा, लेकिन करना ज़रूर है, कोई पता नहीं आ ही जाए। ये है जी मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। इसकी जल्दी से थोड़ी सी थ्योरी बता देता हूँ। थ्योरी बता दूँ तो आपको प्रैक्टिकल जल्दी समझ आ जाएगा। वो क्या है? थ्योरी ये है कि आपने मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट फाइंड करना है, जिसको हम जे कहते हैं। जे की वैल्यू फाइंड आउट करनी। आप उसके लिए अपरेटस यूज़ करेंगे, उस अपरेटस को कहते हैं कैलोरीमीटर। ये सारा कुछ इधर लेबल हुआ, मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ सिर्फ समझ लें, कैलोरीमीटर के अंदर क्या हो रहा है, एक वायर लगी हुई है ऐसे करके, यूँ कॉयल हुई हुई है वायर। ये कॉयल कॉपर की होती है यूजुअली, ये वायर ऐसे कॉपर की वायर होगी, यूँ कॉयल हुई हुई होगी, ठीक है। ये जो कॉइल्ड वायर है, इस वायर में से हमने पास करवाना है इलेक्ट्रिकल करंट। इस वायर में से हमने इलेक्ट्रिकल करंट पास करवाना है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल करंट पास करवाने के लिए इसको मुझे लगाना पड़ेगा किसी बैटरी के साथ। अब करंट कितना आएगा वो पता कराना है। ये मेरे पास बैटरी है, इस बैटरी में से कितना करंट आ रहा है, तो मुझे इधर चाहिए एक एमीटर। तो मैं एक एमीटर लगाता हूँ, एमीटर से एक तार मैं इधर लाता हूँ, मैं इसको दे देता हूँ, इधर से मैं ये वापस इधर ला के इसको लगा देता हूँ। तो बैटरी से करंट आएगा, वो एमीटर मुझे बताएगा कितना करंट है, इसको मिलेगा। हर करंट का एक हीटिंग इफ़ेक्ट होता है। किसी भी तार में से करंट गुजरे, वो तार हीट अप हो जाती है। तो इसका मतलब है आपने यहाँ से इसको देनी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसकी वजह से ये हीट अप हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगी थर्मल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल से थर्मल में कन्वर्जन होगी, ठीक हो गया। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे पहले थोड़ी सी बात कर ले। तो ये 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, किसी भी सर्किट की इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है ना, वो बेटे प्रोडक्ट होती है तीन चीज़ों का वो प्रोडक्ट होती है। कौन कौन सी तीन चीज़ों का वो प्रोडक्ट होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज, करंट एंड टाइम फॉर विच दैट करंट इज़ अप्लाइड। VIT ये होता है। तो आप इसको एनर्जी देंगे तो यहाँ पे आपको I करंट मिल जाएगा, V वोल्टेज के लिए यहाँ मैं एक वोल्ट मीटर लगा देता हूँ, इसके साथ यहाँ पैरेलल में एक वोल्ट मीटर, मुझे यहाँ पे वोल्टेज चाहिए। अब ये जो असेंबली है सारी, ये कॉयल वाली, ये सारी ये इस डब्बे के अंदर ऐसे करके बंद कर देनी है, इस डब्बे के अंदर बंद कर देनी। तो इधर से एक डब्बे के अंदर इसको ऐसे सील कर देना है। ये वायर से इंसुलेटेड होगा, ये कैलोरीमीटर है, ये वायर से इंसुलेटेड होगा, ठीक है। अंदर इसमें क्या चीज़ रखनी है मैंने, अंदर इसमें मैंने पानी, यहाँ पानी रख देना है, ये पानी है। अब क्या होगा, अब आप समझ ही गए होंगे, कॉयल हीटअप होगी, कॉयल पानी में पड़ी हुई है, तो कॉयल जब हीटअप होगी तो उसकी एनर्जी कहाँ जाएगी, पानी को, तो पानी भी साथ हीटअप हो जाएगा, ठीक है, पानी भी हीटअप हो जाएगा। तो ये जो हीट एक्सचेंज का मेथड है, इसको यूज़ करते हुए हम जे की वैल्यू नोट डाउन कर लेंगे, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, ठीक है। लेकिन हमें उसके लिए एक और चीज़ चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट, टेम्परेचर। तो उसके लिए थर्मामीटर बीच में लगा हुआ है, तो थर्मामीटर हमें टेम्परेचर बताएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, इस बैटरी को ऑफ रखेंगे, थर्मामीटर से इसका इनिशियल टेम्परेचर ले लेंगे। इनिशियल टेम्परेचर ये पहले हम ले लेंगे, इनिशियल टेम्परेचर, इसको मैं T1 कह देता हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इस पानी का मुझे मैश करना है। अब पानी का मैश कैसे आएगा, ये लाजमी सवाल होगा अगर ये आया तो। पानी का मैश ऐसे तो नहीं कर सकते। पानी का मैश करने के लिए पहले खाली कैलोरीमीटर का मैश करें, फिर पानी डाल के कैलोरीमीटर प्लस वाटर दोनों का मैश करें, और उसमें से कैलोरीमीटर वाला मैश माइनस कर दें, तो आपको पानी का मैश मिल जाएगा। पानी का मैश आपको मिल गया, इनिशियल टेम्परेचर आपको मिल गया। अब इक्वेशन याद रखनी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की ये इक्वेशन थी। जो दूसरी एनर्जी है, जो हीट एनर्जी है, उसकी इक्वेशन क्या होती है, MC डेल्टा T, ये वाली इक्वेशन होती है, ठीक है जी। अब थोड़ा सा आगे क्वेश्चंस की तरफ आते हैं, थोड़ा सा आपको अगर वो ये जहन बन गया तो हम आगे आते हैं। अब आपको सारी चीज़ें देखें, आहिस्ता आहिस्ता गिवन है, क्या है, द स्टूडेंट सेट्स अप द अपरेटस, जैसा बताया वैसे सेटिंग अप करके वो कहता है कि जी मैस ऑफ कैलोरीमीटर इंक्लूडिंग द स्टेरर एंड द कॉइल, सारे कुछ उस सारे का मैस है 130। तो पानी का मैस कितना है, 115 ग्राम्स, 115 ग्राम। अब क्या हो रहा है, जब आप हीट कर रहे हैं, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, उससे कॉइल हीटअप हो रही है, जितने टाइम के लिए कर रहे हैं, टाइम भी नोट कर रहे हैं, उससे ये टेम्परेचर वाटर का इंक्रीज़ होगा, थर्मामीटर आपको बता देगा। तो न्यू टेम्परेचर आएगा, फाइनल टेम्परेचर आएगा, दोनों का डिफरेंस चेंज इन टेम्परेचर है, वो डेल्टा थीटा यहाँ पे लिखा हुआ है, डेल्टा T या डेल्टा थीटा, ये गिवन है क्वेश्चन में, ये गिवन है। टाइम भी ये गिवन है,
करंट भी गिवन है, वोल्टेज भी गिवन है। आगे स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, ये सी, ये वाला सी, ये भी गिवन है। स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर, ये भी गिवन है। अभी बताता हूँ कॉपर का क्या काम है। पानी के साथ कॉपर भी तो हीट अप हो रहा है, क्लोरीमीटर कॉपर का बना हुआ है, कॉपर भी तो हीट अप हो रहा है, तो साथ वो भी MC डेल्टा टी। अच्छा, तो अब आप क्वेश्चंस की तरफ आए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट J। अब मैकेनिकल इक्विवेलेंट को हम डिफाइन कैसे करते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट को? तो जब भी याद रखें किसी कांस्टेंट को हम डिफाइन करते हैं, कांस्टेंट को, जैसे यहाँ एक कांस्टेंट है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, दिस इज़ अ कांस्टेंट, हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। इसको एक साइड पे फार्मूला के कर लें और बाकी सब कुछ दूसरी साइड पे ले जाएं, इसको एक साइड पे और बाकी सब कुछ दूसरी साइड पे। इसी तरह मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट को डिफाइन करने के लिए हम जो इक्वेशन है उस इक्वेशन में J को एक साइड पे कर दें, बाकी सारे वेरिएबल अगर दूसरी साइड पे करते हैं तो हम J को डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन जल्दी से इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ। अगर आप किसी भी सिस्टम को, किसी भी सब्सटेंस को हीट देते हैं और उस हीट देने से, अच्छा इसकी इक्वेशन चले बना ही देता हूँ। इक्वेशन है इसकी J की, J इज इक्वल टू W ओवर Q। अब इस इक्वेशन की मदद से अगर मैं J की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहूँ, J की वैल्यू को, तो मुझे W को और Q को डेफिनेशन में लिखना होगा, डिफाइन करना होगा। W और Q को, W क्या चीज़ है? वर्क डन या हीट। तो वर्क डन आप कर रहे हैं किसी भी सब्सटेंस के ऊपर टू इंक्रीज द हीट सप्लाइड बाय 1 कैलोरी, तो वो हो जाएगा उसका मैकेनिकल इक्विवेलेंट हो जाएगा। मैं इसकी अभी लिखता हूँ डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन लिख देता हूँ, सिर्फ समझा रहा हूँ, ठीक है? लिख देता हूँ, अभी सिर्फ समझा रहा हूँ। एक मिनट, साथ में कमेंट्स भी ऑन कर दूँ, ये ना आप लोगों को अभी कुछ समझ ही ना आ रही हो और मैं आगे भागता जाऊँ। एक सेकंड, अभी इसमें कोई क्वेश्चन आए तो अभी पूछ लीजिएगा। लेट मी ओपन कमेंट्स एज वेल। अगर यहाँ तक क्लियर है तो मैं आगे चलूँ, मुझे बता दें कहाँ गए कमेंट्स। चलें जी, क्वेश्चन अभी हमने नहीं किए। ये अपरेटस की सेटिंग अप अगर समझ आ गई है तो हम आगे चलें। अपरेटस में क्या है, सेटिंग अप समझ आ गई है तो वी कैन मूव फॉरवर्ड। कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, ये समझ आ गई है तो फिर हम आगे चलते हैं। ये बता दीजिएगा। मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट की डेफिनेशन लिख रहा हूँ, ये इस फॉर्मूला से, वर्क डन in producing unit heat, वर्क डन W है, Q हीट है, ठीक है? तो अब वर्क डन कौन सा वर्क डन है? ये अभी हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो दी है यहाँ से वर्क डन आएगा, ठीक है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो दी है यहाँ से वर्क डन आएगा, वो है V टाइम्स I टाइम्स T, VIT। हीट जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी अभी मैंने बताया था वो चेंज हुई है इन टू व्हाट, थर्मल एनर्जी। वो थर्मल एनर्जी कहाँ गई? कुछ पानी ने ले ली, कुछ कैलोरीमीटर चूँकि कॉपर का बना हुआ है उसने ले ली। तो दो किस्म की एनर्जीज़ आएंगी यहाँ पे, ठीक है? एक एनर्जी आएगी MC डेल्टा T वाटर की और एक MC डेल्टा T कॉपर की। तो MC डेल्टा थीटा या डेल्टा T ऑफ
वाटर, इसके साथ मैं डब्ल्यू डब्ल्यू लिख रहा हूँ, प्लस एम सी डेल्टा थीटा या डेल्टा टी जो भी कह लें ऑफ कॉपर, ठीक है। तो वी आई टी ओवर एम सी डेल्टा थीटा डेल्टा टी प्लस एम सी डेल्टा टी, लेकिन याद रखें एक एम सी डेल्टा टी वाटर का है और दूसरा एम सी डेल्टा टी किसका है, कॉपर का है, चूँकि कैलोरीमीटर किस चीज़ का बना हुआ है, कॉपर का बना हुआ है। तो इस तरह हम जे की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। आपको पेपर में क्या क्या कुछ गिवन है देखते जाएं, वी भी गिवन है, आई भी गिवन है, टी भी गिवन है, मैसेज भी गिवन है, मैसेज भी गिवन है सारे, सी भी गिवन है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी गिवन है। आपने यूज़ कहाँ पे करना है इनको, सिर्फ ये देखा जाएगा, बस यूज़ कहाँ पे करना है, कैसे करना है, सिर्फ ये देखा जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आप जे की वैल्यू को डिटरमिन कर सकते हैं। नहीं जी, गोल्ड की नहीं होगी, ये कॉपर की होगी, ठीक है। मैं दोबारा बताता हूँ, चलें जल्दी से सुन लें। आपने इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी बाय कनेक्टिंग अ बैटरी टू इट। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो आप देते हैं वो हम फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग वी आई टी। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी वो इस कॉइल को मिली, कॉइल उस इलेक्ट्रिकल करंट की वजह से हीट अप होती है। तो जब हीटिंग अप होती है इसका मतलब है इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज हो रही है थर्मल एनर्जी में। वो एनर्जी कहाँ जाएगी, वो एनर्जी दो हिस्सों में जाएगी, एक वाटर के पास चली जाएगी वो हीट, यहाँ वाटर है, और दूसरा ये मटेरियल कॉपर का बना हुआ है, ये भी एब्जॉर्ब करेगा। तो कॉपर ने और वाटर ने वो हीट एब्जॉर्ब कर ली जो आपने इलेक्ट्रिकल इसको दी थी। कितनी एब्जॉर्ब की, तो ये एम सी डेल्टा टी के बराबर वाटर ने एब्जॉर्ब की और एम सी डेल्टा टी के बराबर ही कॉपर ने एब्जॉर्ब की। लेकिन ज़ाहिर है एम सी डेल्टा टी ऑफ वाटर में एम भी वाटर का, सी भी वाटर का और डेल्टा टी भी वाटर का, और एम सी डेल्टा टी ऑफ कॉपर में एम भी कॉपर का, सी भी कॉपर का, डेल्टा टी भी कॉपर का, ठीक है। न्यूटन को डाइन में नहीं यार कन्वर्ट करना, ये कहाँ से ले आए हो, ये छोड़ दें। वोल्ट इंक्रीज, टाइम इंक्रीज, आपको वैल्यूज़ गिवन होंगी, आपने जस्ट जे कैलकुलेट कैसे करना है ये देखें। अभी इंक्रीज डिक्रीज तो छोड़ दें, आपको जे वी आई और टी इनकी वैल्यूज़ अगर गिवन हो, एनर्जी जो आपने सप्लाई की एनर्जी वी आई टी वो गिवन हो, और ये पता हो कि कितना मैस वाटर का है, कितना मैस कैलोरीमीटर का है, कितनी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो आप जे कैसे कैलकुलेट करेंगे, सवाल सिर्फ ये है। तो जे की वैल्यू के लिए देखिए ये फार्मूला लिख दिया, वी आई टी ओवर एम सी डेल्टा टी प्लस एम सी डेल्टा टी, एक वाटर का एक कॉपर का, दोनों को ऐड कर देंगे। आगे देखें एक बेतुका सा सवाल बीच में लिखा हुआ है, व्हाट इज़ किलो वाट आवर। ये 10th की बुक में भी है, ये फर्स्ट ईयर की बुक में भी, ये यूनिट ऑफ एनर्जी होता है, यूनिट ऑफ एनर्जी होता है, ठीक है। यूनिट ऑफ एनर्जी होता है। अब मैं फिर कमेंट्स बंद करने लगा हूँ बिकॉज अगेन देयर इज़ यूजलेस थिंग गोइंग ऑन इन द कमेंट्स। अच्छा जी, किलो वाट आवर इज़ अ यूनिट ऑफ एनर्जी, इट इज़ एन एनर्जी दैट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय अ पावर ऑफ 1 किलोवाट इन 1 आवर, ठीक है। ये सोल्यूशन में डेफिनेशन लिखी हुई है, वहाँ से पढ़ लेंगे आप, इसमें कोई समझाने की चीज़ नहीं है। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन में, हाउ कैन वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ हीट गेन्ड बाय द वाटर ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन डेटा। तो हीट गिवन बाय द वाटर ये बता चुका हूँ, एम सी डेल्टा टी, वाटर का एम, वाटर का सी, वाटर का डेल्टा टी, मल्टीप्लाई कर दें एम सी डेल्टा टी आ जाएगा, एम सी डेल्टा टी से आएगा। Electrical energy is converted into heat energy through the coil. What is the value of the heat energy by the coil in joules? Energy by the coil वो भी एम सी डेल्टा टी से वैल्यू फाइंड कर लेंगे। कॉपर का मैस भी गिवन है, कॉपर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी गिवन है, चेंज इन टेम्परेचर भी गिवन है, और आखिर में व्हाट इज़ वैल्यू मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, तो वो जे की वैल्यू यहाँ इस फार्मूले में पुट करके सारी वैल्यूज पुट करके जे कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ जे डब्ल्यू ओवर क्यू या वी आई टी ओवर एम सी डेल्टा थीटा प्लस एम सी डेल्टा थीटा से जे आ जाएगा। ठीक है जी, बहुत कम चांसेस हैं लेकिन कोई पता नहीं है, पहली दफ़ा भी है आपका, तो इसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए ये भी मैंने करवा दिया, और इसमें आई थिंक कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको प्रॉब्लम करेगी। अब हमने ऑलमोस्ट सारे एक्सपेरिमेंट्स डिस्कस कर लिए हैं। हाँ, ये वाला एक है, पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट। हाँ, ये बहुत आसान सा है लेकिन
इसमें भी आप लोग गलती कर जाते हैं। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम टी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ के। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ के, ठीक है। तो इसका मतलब है कि टी ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एल इज ऑलवेज अ कांस्टेंट, टी ओवर अंडर रूट एल इज ऑलवेज अ कांस्टेंट, ठीक है। यानी अगर आपके पास टाइम पीरियड की 3-4 वैल्यूज़ हों और स्क्वायर रूट ऑफ एल की 3-4 वैल्यूज़ हों, इनका अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं तो अभी मैंने बताया था डायरेक्ट प्रोपोर्शन में वो ग्राफ ओरिजिन से पास होगा और स्ट्रेट लाइन होगा, ये याद रख लें। दूसरी बात, टाइम पीरियड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड। ये एम्पलीट्यूड होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस। जितना मर्जी ज़्यादा करें कम करें टाइम पीरियड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये लॉ है, ठीक है। सिर्फ लेंथ पे डिपेंड कर रहा है टाइम पीरियड, स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ के डायरेक्टिव मोशन है। इधर देखें, ये टेबल गिवन होगा, नीचे आपको ये मिसिंग कर देंगे, ये यूनिट्स मिसिंग है। कल भी हमने देखा था, लेंथ का यूनिट मीटर ले लें, सेंटीमीटर ले लें। वैसे 45 मीटर नहीं होगा, ये सेंटीमीटर है तो यहाँ cm लिख दें। टाइम ये सेकंड्स में है तो यहाँ s लिख दें। टाइम पीरियड ये सेकंड्स में है, s लिख दें। अब टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट करना है? टाइम गिवन है 14.3, कितनी वाइब्रेशंस का टाइम है क्वेश्चन में बता दिया है, 10 वाइब्रेशंस का, ये सामने लिखा हुआ है। तो टाइम पीरियड होता है एक वाइब्रेशन का टाइम, तो जो भी टाइम है उसको 10 पे डिवाइड करें तो 1.43 ये टाइम पीरियड आ जाएगा। आगे उसका कैलकुलेटर पे स्क्वायर करना और नीचे यूनिट लिखना s स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर। आगे स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ करना है, तो जो भी लेंथ यहाँ पे आएगी उसका स्क्वायर रूट करना, उसके साथ भी यूनिट सेंटीमीटर आएगा। आगे टी ओवर अंडर रूट एल, तो इसको लिख देना है सेकंड, सेकंड ओवर सेंटीमीटर, हाँ सेकंड ओवर सेंटीमीटर। ऊपर टी है तो उसका यूनिट सेकंड, नीचे सी है। तो ये सारी वैल्यूज आती जाएंगी, इनको कैलकुलेट करते जाएंगे, ये हो जाएगा। कंप्लीट द हेडिंग, जिसका नंबर है, कंप्लीट द कॉलम टी स्क्वायर कैपिटल, ये सारे कॉलम फिलअप कर लेंगे कैलकुलेटर से, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। प्लॉट है ग्राफ, वो मैंने अभी बता दिया, एल और टी स्क्वायर को प्लॉट कर दें। हाँ ये भी हो सकता है कि आपको एल और टी स्क्वायर को प्लॉट करने के लिए दे दें, टी स्क्वायर इधर ले लें, एल इधर ले लें, ग्राफ बनाएं, स्ट्रेट लाइन आएगा। व्हाट इज़ द रिजल्ट, द ग्राफ शोज़ कि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। आगे चलें, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल, द मास ऑफ द बॉब इज़ डबल्ड। मास को चेंज करें चाहे एम्पलीट्यूड को चेंज करें, टाइम पीरियड हैज़ नो इफ़ेक्ट। यहाँ लिखें टाइम पीरियड इज़ इंडिपेंडेंट, ये वर्ड याद कर लें, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ मास और मास और डेंसिटी, मास या डेंसिटी। अगर एम्पलीट्यूड का क्वेश्चन पूछा तो एम्पलीट्यूड लिख देना, मास का पूछा तो मास लिख देना। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम इफ g इज़ 9.81, तो आप t इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वायर रूट l ओवर g, ये फार्मूला है। इसमें वैल्यूज पुट करके फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या है, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम इफ़ g इज़ 9.81। अगर g 9.81 हो जाए उस वक़्त लेंथ कितनी होगी, वो ग्राफ से आएगी। देखें इधर ग्राफ बना हुआ होगा, यहाँ टी स्क्वायर और एल का ग्राफ बना हुआ है, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, ऐसे करके ग्राफ होगा, ग्राफ होगा। और ग्राफ से नहीं, एक मिनट, इसमें देयर इज समथिंग मिसिंग हियर। व्हाट विल बी द लेंथ व्हेन g इज़ 9.8। आई थिंक इसमें देयर शुड बी अ वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड एज वेल। टाइम पीरियड की वैल्यू जब तक ना हो तो हम नहीं बता सकते कि लेंथ कितनी आएगी, ये इनकम्प्लीट है क्वेश्चन। टाइम पीरियड और जी दोनों हो तो फिर हम एल कैलकुलेट कर सकते हैं, सिर्फ उसकी वैल्यू से नहीं आ सकता, ठीक है। टाइम पीरियड, अच्छा ऊपर किसी क्वेश्चन में हमने टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लिया होगा, वहाँ से टाइम पीरियड इधर पुट कर दें, जी पुट कर दें और फिर एल की वैल्यू निकाल लें। अच्छा जी, ये वाला भी हो गया। अब मैं फिर ऑन कर रहा हूँ कमेंट्स। अगर कोई प्रॉब्लम है इन एक्सपेरिमेंट्स में जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं, जल्दी जल्दी पूछ लेता हूँ आपसे। अदरवाइज़ कुछ 1-2 कॉमन चीज़ें हैं वो बताते हैं और फिर इसको एंड करते हैं लाइव स्ट्रीम को। कॉमन जो क्वेश्चंस आ सकते हैं या कॉमन मिस्टेक्स जो आप लोग कर सकते हैं।
नो यूज़लेस कमेंट्स प्लीज़। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो पूछ लें ताकि हम फाइनल आगे बढ़ जाएं। फ्लाई व्हील वाला प्लीज़, कल कर लिया था फ्लाई व्हील वाला। कुछ नहीं आता, बस फिर दुआ करो। न्यूटन को डाइन में नहीं चेंज करते यार। वो हाँ, ऑसिलेटिंग मास स्प्रिंग सिस्टम वाला वो नहीं किया। ओके ओके ओके, बस अभी 10-15 मिनट में ख़त्म कर रहे हैं। रेजोनेंस वाला यार अगर नहीं आता ना तो एक दो इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स हैं। एक स्क्रू गेज वाला इंपॉर्टेंट है, ऑसिलेटिंग मास स्प्रिंग सिस्टम वाला इंपॉर्टेंट है, उसके बाद वो है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स वाला और वेक्टर्स वाला। ये कर लो, इनमें से पेपर आ जाएगा, फेल नहीं होगा। हाँ ठीक है, जे की वैल्यू यही होती है। इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दे तो जल्दी से, मैंने बताई हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें अभी। स्क्रू गेज इंपॉर्टेंट है, ऑसिलेटिंग मास स्प्रिंग सिस्टम वाला वो इंपॉर्टेंट है, और वो है वो जो मीटर रॉड बैलेंस करने वाला वो इंपॉर्टेंट है। काम पेंडुलम वाला छोड़ दिया यार। टेबल के लास्ट 2 कॉलम्स रिव्यू कर दें, देखता हूँ किसके बारे में। हाँ है यार, स्क्रू गेज की भी है, स्फेरोमीटर की भी है, वो जो बैलेंसिंग वाला है उसकी भी है वीडियो, वो देख लेना। स्क्रू गेज की है वीडियो, वो देख लेना चैनल पे, या पहली लाइव स्ट्रीम जो हमारी हुई थी 2 दिन पहले, वो देख लेना। ऑसिलेटिंग मास स्प्रिंग सिस्टम, हाँ ये दिखा वो करवाता हूँ यार, ये बहुत अच्छा हुआ आपने ये पूछ लिया। ये ऑसिलेटिंग मास स्प्रिंग सिस्टम वाला जल्दी से देख लेते हैं क्योंकि इसमें प्रॉब्लम हो जाती है। ये देख लेते हैं, ठीक है। अभी हम ये देख रहे हैं यूनिट्स में cm की पावर 1/2 होगी। किस यूनिट में यार? सारे हो सकते हैं अगर अब स्टार्ट कर लो। सारे नहीं करने आपने, जो मैंने बताए सिर्फ वो करो, सारे नहीं करो। रेजोनेंस वाला नहीं आता। अच्छा चलो, रेजोनेंस और ये ऑसिलेटिंग मास सिस्टम वाला जल्दी से बताता हूँ। करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने बताए हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये कर लो। बाकी अल्लाह के आसरे पे। मैंने पेपर नहीं बनाया लेकिन और पहली दफ़ा पेपर हो रहा है तो कुछ थोड़ा सा आइडिया दे सकता हूँ। इनमें से आ सकता है पेपर जो मैंने बताए हैं। ना आए तो यार मेरा गिरबान ना कल पकड़ना, अल्लाह की मर्ज़ी। अच्छा जी, ऑसिलेटिंग मास स्प्रिंग सिस्टम वाला बहुत इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल है, इसलिए कि जो फेडरल बोर्ड ने अपनी वो पीबीए की वो एक वो दी थी ना फाइल, उसमें भी ये वाला प्रैक्टिकल जो है ना ये इंक्लूड किया है उन्होंने। तो इसका मतलब है इसकी कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस है तो उन्होंने इंक्लूड किया, ठीक है। तो इसको जल्दी से देख लेते हैं ऑसिलेटिंग मास स्प्रिंग सिस्टम वाले को। ये मीटर रॉड वाला हमने कल कर लिया है, इसलिए इस पे मैं नहीं जा रहा। इसके इधर से क्वेश्चन वगैरह कर लेना, या इसकी भी वीडियो मैंने बनाई हुई है, 9th वालों के लिए बनाई है, लेकिन देख लेना वही होगी, वर्किंग सारी वही है। अच्छा ये वाला भी वही है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स वाला ही है, इसको छोड़ो। अच्छा इलेक्ट्रिकल मेथड अभी हमने कर लिया है, ओके ओके। यहाँ नहीं है वो ऑसिलेटिंग मास स्प्रिंग सिस्टम वाला। अच्छा ये वेक्टर वाला की 1-2 चीज़ें मैंने समझानी है एंड में। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे बहुत पूछा है जी इसमें मसला है, इसमें मसला है, तो ये मैं एंड में समझाऊंगा, ठीक है। इसमें एक वो उन्होंने अनसर्टनिटी वाली कहानी की है क्वेश्चन में, वो भी कुछ स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आई, एंड में समझाऊंगा। अनसर्टनिटी का सवाल मेरे ख्याल में मस्ट है आएगा, या स्क्रू गेज की अनसर्टनिटी या ये वेक्टर वाले की अनसर्टनिटी। ये यार ये कल किया था हमने ऑसिलेटिंग मास स्प्रिंग सिस्टम वाला, ये तो कल कर लिया था, मुझे याद नहीं रहा। ये हमने कल कर लिया है, कल की लाइव स्ट्रीम देख लें, ये सारी बातें वहाँ समझा चुका हूँ। ऑसिलेटिंग मास स्प्रिंग सिस्टम में ये सारी बातें मैं कल समझा चुका हूँ, ठीक है। अभी मैं रेजोनेंस वाले पे जा रहा हूँ बिकॉज़ वो हमने बिल्कुल टच ही नहीं किया, रेजोनेंस वाला, तो उसको देख लेते हैं, ठीक है। रेजोनेंस वाले को देख लेते हैं, वो कहाँ गया, वेयर इज़ रेजोनेंस। अच्छा इसको छोड़ें, रेजोनेंस किधर गया। अच्छा इसको छोड़ें, ये जो कॉलेज वाली है इसके मुकाबले में ये वाली मुझे ज़्यादा पसंद आई है। ये वाली, ये जो सिर्फ 2 फाइल्स हैं ना, जिसका बिल्कुल तैयारी नहीं है ना, मैंने वो जो अपलोड किए ना उसमें से प्रैक्टिकल 1 to 6 एक ये फ़ाइल है और एक ये सेक्शन बी वाली, ये 2 फाइल्स हैं मैंने अपलोड की हुई है, ये देख लेना, ठीक है।
जिसमें सिर्फ प्रैक्टिकल 1 to 6 लिखा हुआ है, एक ये फ़ाइल, और एक ये फ़ाइल है प्रैक्टिकल सेक्शन बी 1 to 6। बस ये कर लेना, जिसकी बिल्कुल तैयारी नहीं है सिर्फ इनमें से करे। कॉलेज वालों की बहुत सारे प्रैक्टिकल्स और बहुत लंबी कहानियाँ हैं, वो आप टाइम नहीं है आप लोगों के पास। इसके क्वेश्चन सिर्फ देख लेना। ये 2 फाइल्स हैं, अपलोड हुई हुई हैं गूगल ड्राइव में। कल वाली लाइव स्ट्रीम की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, अलाउ कर दिया है सबको, वहाँ से ये सब कुछ कर लेना। टाइम नहीं है, बिल्कुल नहीं आता, तो जो मैंने इंपॉर्टेंट बताए हैं वो कर लेना। कर लिया है सब कुछ, तो रिविज़न के तौर पे 1-2 और पेपर्स कर लेना बस, बाकी और अपने दिमाग को फ्री छोड़ दो। ठीक है जी, ये आ गया जी रेजोनेंस वाला, ये आ गया। अच्छा ये खैर इसका वो है, मॉडल पेपर सा उन्होंने बनाया है रेजोनेंस वाले का, ये नहीं चाहिए हमें, वो रेजोनेंस वाला पूरा प्रैक्टिकल चाहिए। ये है आई थिंक, हाँ यही है। अच्छा इसमें क्या होता है देखें, इसमें हम ये करते हैं कि ऑपरेटर्स आपने देखा ही है कि एक ट्यूब होती है, इस ट्यूब के अंदर हमने पानी रखा हुआ होता है, ठीक है, और ये ट्यूब जो है इसके अंदर हम वाटर लेवल को चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं, इसके नीचे एक पाइप लगा देते हैं, यहाँ नीचे एक पाइप लगाते हैं, और वो जो पाइप है वो इधर से हम कनेक्ट करते हैं एक वाटर रेजरवायर के साथ। यहाँ एक पानी का रेजरवायर यूँ करके कनेक्ट कर देते हैं। तो वाटर रेजरवायर की जब हम हाइट को चेंज करते हैं तो इस बेसिकली ट्यूब के अंदर पानी चेंज हो जाता है। लेट्स से स्टार्ट में ट्यूब के अंदर पानी इधर है, इधर पानी है, तो पानी से ऊपर क्या चीज़ है, पानी से ऊपर सारी एयर है, ठीक है। थोड़ी सी वर्किंग समझ आ गई तो ये अगली कहानी सारी आपको समझ आ जाएगी। ये पानी है, पानी से ऊपर सारी एयर है। अब आपको एक ट्यूनिंग फोक दी जाएगी, उसके ऊपर उसकी फ्रीक्वेंसी लिखी हुई होगी। आपने ट्यूनिंग फोक पैड पे स्ट्राइक करनी है, वो इधर लानी है, यहाँ इसके ऊपर यूँ करके ऐसे लगा देनी है। उस ट्यूनिंग फोक की वजह से यहाँ एक वेव नीचे जाएगी, नीचे जाएगी, नीचे जाके इस पानी से स्ट्राइक करेगी, वापस ऊपर आएगी इधर। ये जो एयर कॉलम है अंदर वाइब्रेट करेगा, वाइब्रेट करेगा, अंदर एयर वाइब्रेट करेगी। तो अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फोर्क इज़ 512 हर्ट्ज़, मिसाल दे रहा हूँ, ये जो एयर वाइब्रेट अंदर करेगी इसकी भी फ्रीक्वेंसी 512 हर्ट्ज़ हो जाती है, तो रेजोनेंस होगा। आपको इस ट्यूब में से एक आवाज़ आएगी, रेजोनेंस होगा। हमने आवाज़ सुननी थोड़ी है, पीबीए हो रहा है, तो पेपर में बता देगा कि यहाँ रेजोनेंस हो रहा है। जब रेजोनेंस हो जाए तो आपने ये लेंथ, ये भी पेपर में गिवन होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लेंथ आपको गिवन होगी, इसको कहते हैं एल। मैंने डायग्राम शुरू में ही बना दी है। यहाँ जहाँ रेजोनेंस होता है ना, वो जो लेंथ आती है ना, उस लेंथ को अगर आप गौर से देखें तो वो ऐसी वेव बन रही है जिसका ये है एंटी नोड, ये एंटी नोड है, ठीक है। और यहाँ पानी की सरफेस पे क्या बन रहा है, यहाँ बन रहा है नोड। तो इसका मतलब है एक एंटी नोड से नोड तक का ये डिस्टेंस है एल। और एंटी नोड से नोड तक का जो डिस्टेंस होता है किसी भी स्टेशनरी वेव के ऊपर, वो किसके इक्वल होता है, वो λ/4 के इक्वल होता है। तो बेसिकली यहाँ जो आपको लेंथ वो देंगे वैल्यूज़ की, लेट से मैं आपको कहता हूँ 16.2 सेंटीमीटर है ये लेंथ, तो आपका जो भी एल आएगा ना, उससे आप लैम्डा बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। जो भी लेंथ आएगी वो गिवन होगी, ये 16.2 लिखा हुआ है, ये लेंथ है 16.2, ठीक है। वो लेंथ λ/4 के इक्वल है, तो लैम्डा इक्वल टू क्या है, 4 टाइम्स एल। तो आप इधर से लैम्डा बड़ी आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है। लैम्डा कैसे आएगा, 4 टाइम्स द लेंथ, जो भी लेंथ गिवन है उसको 4 से मल्टीप्लाई करना, लैम्डा आ जाएगा, ठीक है। अगली बात, आपने क्या करना है, ये जो ट्यूब है इसका इंटरनल डायमीटर, अगला क्वेश्चन ये इंटरनल डायमीटर फाइंड आउट ज़रूर करना है। इंटरनल डायमीटर हमेशा होता है वर्नियर कैलिपर के ऊपर 2 जॉज होते हैं, अपर जॉज, वर्नियर कैलिपर और प्रैक्टिकल की वीडियो में देख लेना, ऊपर के जो 2 जॉज होते हैं ना, वो इंटरनल डायमीटर के लिए होते हैं। तो डायमीटर अपर जॉज से मेजर करना है आपने। अब वो डायमीटर का क्या काम है, जल्दी से बता देता हूँ वो भी। ये वेव ऐसे है, देखो यहाँ से शुरू हो रही है, मैंने जानबूझ के तरफ वो ऊंची करके बनाई है आपको समझाने के लिए। ये वेव ऐसे करके ना ट्यूब से ऊंची है, ये देखें ट्यूब से ऊंची है। हमने जो रीडिंग ली है ना लेंथ की, वो ट्यूब के ओपन एंड से ली है। जो लेंथ की रीडिंग ली है वो यहाँ से ली है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये लेंथ हम इधर से इधर तक नोट करते हैं, ठीक है। जबकि जो वेव असल में बन रही है वो तो थोड़ी ऊंची है। अब ये जो ऊंचा थोड़ा सा ऊपर वाला पोर्शन है, ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाला पोर्शन ये कितना होता है, ये हमेशा
0.3 टाइम्स इंटरनल डायमीटर ऑफ द ट्यूब, 0.3 इंटू डी, ये हमेशा इतना होता है, 0.3 इंटू डी होता है हमेशा। तो अब हमें जो टोटल लेंथ मिलेगी उसमें आपने ये 0.3 इंटू डी ये ऐड कर देना है। अब आपकी यहाँ एंटी नॉट से नॉट तक अब डिस्टेंस आएगा। तो असल वाली जो लेंथ आएगी वो ऐसे आएगी, ये वाली L, इसको मैं L1 कह देता हूँ, इस L1 के अंदर आप प्लस करेंगे 0.3 इंटू डायमीटर, तो आपके पास टोटल लेंथ L आ जाएगी। उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा भी आ जाएगा। समझ आ गई बात? आगे हाउ कैन वी मेजर द डायमीटर ऑफ द कॉलम ऑफ द एयर बाय यूजिंग upper jaws of the vernier caliper. Describe how the first position of the resonance was found. पहली पोजीशन ऑफ रेजोनेंस कैसे फाइंड करेंगे? ट्यूनिंग फोक को स्ट्राइक करेंगे, इसके ऊपर रखेंगे, ट्यूनिंग फोक रख के वाटर लेवल को एडजस्ट करेंगे अंटिल वी हियर अ लाउड साउंड। जब लाउड साउंड आएगी तो उस वक्त रेजोनेंस हो जाएगा। जब रेजोनेंस हो जाएगा तो हम तब लेंथ की वैल्यू को नोट डाउन करेंगे। लेंथ की वैल्यू को उस वक्त नोट करेंगे जब रेजोनेंस हो जाएगा। ठीक है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सारी डिटेल लिखनी जो मैंने बताई थी। यूजिंग द रिकॉर्डेड डाटा कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड। अच्छा, स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला क्या होता है? v इक्वल्स टू एफ लैम्डा, v इक्वल्स टू एफ टाइम्स लैम्डा। लैम्डा क्या है? अभी थोड़ी देर पहले ऊपर मैंने लिखा भी है, लैम्डा 4 टाइम्स द लेंथ। तो लैम्डा की जगह 4l लिख दूं तो फार्मूला बन जाएगा v इक्वल्स टू 4fl। l उसने क्वेश्चन में आपको पहले ही बता दिया 16.2, फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फोक क्वेश्चन में बता दी। अच्छा, l यहाँ पे 16.2 पुट नहीं करना, सॉरी 16.2 के अंदर आपने प्लस करना है 0.3 इंटू इंटरनल डायमीटर 1.15, ये आपने मल्टीप्लाई करके इसके अंदर ऐड करके वो एल इधर पुट करनी है, उससे फिर आप स्पीड ऑफ साउंड निकाल लेंगे। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन है, वाई वॉज इट नेसेसरी टू मेजर द डायमीटर ऑफ द एयर कॉलम। तो डायमीटर क्यों? क्योंकि जो वेव बनी है यहाँ पर स्टेशनरी वेव, उसका एक हिस्सा बना है, ये स्टेशनरी वेव का एक हिस्सा है, उसका ओपन एंड, उसका ओपन एंड वो है एंटी नोड। वो जो एंटी नोड है आपने बताना है वो ट्यूब से थोड़ा सा ऊपर होता है। एंटी नोड ऑफ द स्टेशनरी वेव्स इज अबव द ओपन एंड ऑफ द ट्यूब। ठीक है, और कितना ऊपर है वो? इट इज इक्वल टू अ फ्रैक्शन 0.3 इंटू डी। इसलिए आपको डी करना पड़ा कि उसको 0.3 से आप मल्टीप्लाई करें और उसको लेंथ के अंदर ऐड कर दें, इसलिए आपको इंटरनल डायमीटर करना पड़ा। ठीक है, बिकॉज द एंटी नोड ऑफ द स्टेशनरी वेव लाइज अबव द ओपन एंड ऑफ द ट्यूब, so we had to measure the diameter and multiply it with 0.3 and then add it into the length to get the actual value of the resonating length, resonating length की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, अगर इसके साथ एक और सवाल मैं ऐड कर दूं, एक सवाल और आ सकता है, वो क्या है सुने। ये पानी का लेवल जहाँ पर अभी है इससे मैं नीचे ले जाता हूँ, पानी का लेवल नीचे ले जाता हूँ, तो क्या दोबारा भी रेजोनेंस हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। ये वेव मैं आगे प्रोड्यूस करता हूँ, देखें ये वेव मैं आगे लेके जाता हूँ, आगे लेके जाता हूँ, आगे लेके जाता हूँ, दोबारा जैसे ही नॉड फिर से आएगा ना, फिर से दोबारा से रेजोनेंस होगा। तो अगर पानी का लेवल अब मैं इधर ले आऊँ फिर से रेजोनेंस हो जाएगा यहाँ पर। अब कितनी लेंथ पर रेजोनेंस होगा? पहले वाली लेंथ थी लैम्डा ओवर 4, ये थी लैम्डा ओवर 4। अब लेंथ है ये एक और नॉट टू नॉट, यानी ये लैम्डा ओवर 2 इसके अंदर ऐड कर दें, तो लैम्डा ओवर 4 के अंदर ऐड कर दें लैम्डा ओवर 2, तो ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा लैम्डा प्लस 2 लैम्डा, ये बन जाएगा 3 लैम्डा ओवर 4 या 3 ओवर 4 टाइम्स लैम्डा के ऊपर दोबारा रेजोनेंस हो जाएगा। 3/4 ऑफ द लैम्डा पे दोबारा रेजोनेंस भी हो सकता है। अगर वाटर लेवल को नीचे लाऊं तो दोबारा जैसे ही नॉड आएगा दोबारा से रेजोनेंस होगा। ये आगे एक सैम्पल पेपर जो है उसमें ये सवाल मौजूद है। कमेंट्स ऑन कर रहा हूँ। इस एक्सपेरिमेंट में अगर कोई बात समझ में नहीं आई पूछ लें ताकि इसको भी ख़त्म करूँ मैं। हाँ जी, अब ये जिसको रेजोनेंस वाला नहीं आ रहा था वो स्पेशली बता दें।
या बाकी भी कोई अगर प्रॉब्लम है तो बता दें। आ गया ठीक तो बस फिर ठीक है, समझ आ गया तो फिर ठीक है। प्रॉपर नेम बता दें, मैं लिख लूँ यार, अब सारे प्रॉपर नाम कैसे लिखवाऊँ। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 प्रॉपर नाम। सेकंड सैम्पल भी सॉल्व कर दें। अच्छा कर लेते हैं, कर लेते हैं। L1 गिवन होगा, हाँ जी लेंथ गिवन होगी, लेकिन उसमें 0.3D ऐड आपने खुद करना होगा। वर्किंग दोबारा अच्छा करता हूँ। ग्राफ से वाई इंटरसेप्ट कैसे फाइंड करते हैं। अच्छा ग्राफ से वाई इंटरसेप्ट बताता हूँ। लेंथ 1 गिवन होगी, जी जी जी, डाटा सारा गिवन होगा। आप किसी भी एक्सपेरिमेंट में आपने डाटा कलेक्ट करना ही नहीं, आप कौन सा लैब में बैठे, डाटा को आप इस्तेमाल कैसे करते हैं ये देखा है, ठीक है ये देखना है। मीटर रॉड का वेट, अच्छा ये आपने मुझे याद कराना था। मीटर रॉड का वेट बताता हूँ यार, ये 2 एक्सपेरिमेंट्स हैं, दोनों में डिफरेंट तरीके से बताता हूँ। पहले वाले स्ट्रीम में अपलोड की हुई हैं कुछ चीज़ें वो शो नहीं हो रही यार। स्ट्रीम को थोड़ा सा ज़रा 1 घंटे की स्ट्रीम है, ढूंढना पड़ेगा आपको थोड़ा सा। आमीन आमीन, जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। ये सबसे अच्छी दुआ दी है मुझे आपने, अल्लाह आपकी ज़ुबान मुबारक करे। ओके अभी जो मैं समझाऊँ उसमें ये है कि ये वाला ओके हो गया है, और एक है मीटर रॉड वाला, एक है वेक्टर्स वाला। अब एक दो छोटी छोटी चीज़ें मैं ख़ुद से बता रहा हूँ आपको, ठीक है। आई टेल बाय माई सेल्फ। वेव लेंथ हर दफ़ा फार्मूला फॉर, जी हर दफ़ा अगर फर्स्ट रेजोनेंस आपका हुआ, फर्स्ट पोजीशन ऑफ द रेजोनेंस, तो हमेशा वो λ/4 पे ही होगा। दूसरा 3 λ/4 पे होगा, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फ्लाई व्हील विदाउट एन और एन, नहीं जी एन और एन के बगैर नहीं आएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फ्लाई व्हील कैपिटल एन और स्मॉल एन के बगैर नहीं आएगा। प्लीज़ रिपीट मत करें मैसेजेस, एक दफ़ा पढ़ रहा हूँ मैं। फोर एल होगा लेमडा अगर फर्स्ट रेजोनेंस हुआ। सेकंड रेजोनेंस हुआ तो एल इक्वल्स टू 3/4 लेमडा है, ठीक है। वहाँ से फिर आप लेमडा निकाल लेंगे। लेमडा इक्वल्स टू होगा 4/3 इंटू एल। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एन और एन के बगैर नहीं आएगा ना यार। सिंपल पेंडुलम का सिंपल पेपर सैम्पल यार सॉल्व हुआ है। वी नीड बोथ एन एंड स्मॉल एन, बिल्कुल। सेक्शन बी में 3 काफ़ी हैं जी। वेवलेंथ का दोबारा बता दूं, अच्छा वेवलेंथ का दोबारा बता देता हूँ, ठीक है। चलो मैं कमेंट्स ऑफ कर रहा हूँ, मैं कमेंट पढ़ने में लग जाऊँगा तो फिर काम गलत हो जाएगा। दोबारा सुन लें वेवलेंथ के लिए। वेवलेंथ अगर पहला रेजोनेंस होगा, पहला रेजोनेंस कब होता है, जब ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाए एयर कॉलम की फ्रीक्वेंसी के, और ये हमेशा उस वक्त होता है जब इधर नॉड बने पानी की सरफेस पे और ऊपर एंटी नॉड बने। तो ये ऊपर वाला एंटी नॉड है, नीचे वाला नॉड है। तो एंटी नॉड और नॉड के दरमियान डिस्टेंस हमेशा λ/4 होता है। आपने ऐसी वाली वेव्स, यूँ स्टेशनरी वेव्स ऐसे करके यूँ पढ़ेंगे ना, ऐसे, ये स्टेशनरी वेव्स हैं, इन्हीं के मुताबिक देख लें। ये स्टेशनरी वेव ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे, ये स्टेशनरी वेव है यार। एक तो ये इसको पता नहीं क्या मुसीबत है। ये स्टेशनरी वेव्स हैं। इन स्टेशनरी वेव्स में ये नॉड है, सॉरी ये एंटी नॉड है और ये नॉड है। तो एंटी नॉड से नॉड तक का जो डिस्टेंस होगा ये हमेशा कितना होगा, λ/4। तो आपकी जो ये रेजोनेटिंग लेंथ आएगी ना एल, ये हमेशा λ/4 के इक्वल आएगी, फर्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ। तो इधर से लैम्डा कैसे निकालेंगे, 4L बस। अगर किसी क्वेश्चन में खुदा ना ख्वास्ता आपसे ये कहा गया कि सेकंड रेजोनेटिंग लेंथ, तो वो इधर ये वेव नीचे जाए नीचे जाए नीचे जाए, दोबारा जैसे ही नॉड आएगा तो ये दोबारा से रेजोनेंस होगा। तो मैंने बताया वो कितनी लेंथ पर होगा, वो 3 λ/4 पर होगा। ये सवाल बाय द वे बता दिया। दूसरा रेजोनेंस, दूसरी लेंथ क्या होगी, 3 λ/4 पे। यहाँ से लैम्डा निकालना है तो वो होगा 4/3 टाइम्स एल। लेकिन इसको याद ना करना, ठीक है, याद ना करना, याद ये रखना। उम्मीद है यही आएगा अगर पेपर में आया तो, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फोर्क गिवन होगी, एल गिवन होगा, डी गिवन होगा। दूसरा आप इसका जो सैम्पल पेपर भी है वो सॉल्व कर सकते हैं। आगे चलें। अब
एक दो बातें जो मुझे समझ आई हैं आप लोग पूछना चाह रहे हैं वो हैं, नंबर 1 वो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स वाला है, उसमें से वेट कैसे फाइंड आउट करते हैं। वेक्टर एडिशन वाला है, उसमें से वेट कैसे फाइंड आउट करते हैं, अननोन वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, वो दोनों बातें भी बताता हूँ मैं। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स वाले की भी बात कभी एक्सप्लेन कर देता हूँ, और वेक्टर एडिशन वाले का भी। इसमें एक दो छोटी छोटी बातें हैं, आई विल एक्सप्लेन देम एंड देन होपफुली वी विल बी गुड टू एंड दिस लाइव स्ट्रीम। ठीक है, उप्स, एक कोई चाहिए यार, ये सारे कहाँ से आ रहे हैं। ये वाला जी, चलो इसी में से कर लेते हैं। ये जो 2 फाइल्स हैं मैं बता रहा हूँ, इनमें जो पीबीए के पेपर्स हैं वो अच्छे हैं वो कर लें, इसमें अच्छे हैं वो कर लें। वो जो कॉलेज वाले हैं बहुत सारे हैं, कंफ्यूज हो गया, वो टाइम नहीं है, रात हो गई है, सुबह उठ के फजर के बाद कर लेना इसके क्वेश्चंस। अच्छा, जो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स वाला है ना, वो एक्सपेरिमेंट, उसमें आपने सिर्फ, कल भी मैंने बताया था, एक बात याद रखनी है, डिस्टेंस। डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक होता है। मोमेंट आर्म हमेशा पिवट से लेकर फोर्स तक का डिस्टेंस होता है, पिवट से फोर्स। अगर ये याद रखते हैं तो कभी भी मार नहीं खाएंगे। पिवट से फोर्स तक का डिस्टेंस होता है। ठीक है, अच्छा, अगर मेरे पास यहाँ वो एक पेपर हुआ, मैं वहाँ से आपको क्वेश्चन करवाता हूँ। अगर मेरे पास पेपर हुआ, उसमें क्वेश्चन आया हुआ है, कैम्ब्रिज का पेपर है, कि मेरे पास कैम्ब्रिज के भी स्टूडेंट्स होते हैं। हाँ, ये है, आई थिंक यही है। आई थिंक यही है। ओके, लेट मी सी। अगर इसमें प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स वाला वो क्वेश्चन है तो इधर से आप वो क्वेश्चन अगर कर लेते हैं तो सारा प्रैक्टिकल ओके हो जाता है। इसमें है या अगले वाले में है, दोनों में से किसी एक में है। चलें, खैर क्वेश्चन अभी मुझे मिल नहीं रहा, मैं चले क्वेश्चन बना दूंगा कोई ऐसा ना, जिससे आपको सिर्फ ये समझ आ जाए कि आपने डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक का नोट करना है। डिस्टेंस आपने नोट करना होता है हमेशा पिवट से लेकर फोर्स तक का डिस्टेंस। ठीक है, लो जी, ये क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने लिखा हुआ है। इसमें देखें, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर लिखा हुआ है, एमसीक्यू है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 8, इसको हम जल्दी से देखते हैं। ये हमारा समझने पीबीए में ये सवाल आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आ गया, आपको सॉल्व करना पड़ गया। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स वाला प्रैक्टिकल है, इसको कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 स्टेट्स एमीटर रूल इज़ बैलेंस्ड एट इट्स मिड पॉइंट। ये मैं बात कल समझा रहा था, इसको मिड पॉइंट पर बैलेंस करना ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है ताकि इसका वेट कोई टॉर्क प्रोड्यूस ना करे। तो पेपर में ऐसा क्वेश्चन वो मोस्ट प्रॉब्ली देंगे कि मिड पॉइंट पे बैलेंस्ड है, तो पिवट उसका ये यहाँ पर है, इधर ये पिवट है मिड पॉइंट पे। ठीक है, अगली बात, अ 3 न्यूटन लोड इज़ हंग फ्रॉम 40 सेंटीमीटर मार्क। अगर यहाँ ज़ीरो है, ये ज़ीरो है, तो यहाँ 40 सेंटीमीटर इधर है, इधर आपने एक लोड हैंग कर दिया। किस पोजीशन पे किया है, 40 cm वाले मार्क पे किया। ठीक है, 40 पे, cm मैं साथ लिख नहीं रहा, 40 पे। एंड अ सेकेंड लोड इज़ हंग फ्रॉम 80 cm मार्क। अब ज़ीरो से आगे बढ़ते चले जाएँ तो 80 जो है वो इधर कहीं, यहाँ कहीं आएगा 80, इधर मैं 80 लिख देता हूँ। इधर आपने एक और लोड हैंग कर दिया इधर। ठीक है, 80 cm मार्क पे। व्हाट इज़ द वेट ऑफ द सेकंड लोड। अब ये कितना है ये फाइंड आउट करके बताएं। ये वाला आपको पता है 3 न्यूटन है। ठीक है, अब ये 40 सेंटीमीटर है, ये पूरी इसकी लेंथ जो है ना, मीटर रूल है, मीटर रूल, इसकी पूरी लेंथ आपको गिवन नहीं है, होगी मीटर रूल है, 1 मीटर होगी। ये पूरी लेंथ जो है मीटर रॉड की यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर है। ठीक है, 100 cm है। तो ये पिवट जो है ये 50 cm पे ही होगा, ये 50 पे होगा। अब देखें, एक वेट लेफ़्ट पे है, एक वेट राइट पे है, तो एक टॉर्क लेफ़्ट पे होगी, एक टॉर्क राइट पे होगी, दोनों टॉर्क्स को इक्वेट करना है। एक्सपेरिमेंट सिर्फ इतना सा है। आप लोग क्या गलती करेंगे ये बताता हूँ, फिर उसको करेक्ट करवाता हूँ। आप लोग ये 40 डिस्टेंस देखेंगे, आप फ़ौरन से छलांग मारेंगे, 40 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, टॉर्क आ गई। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। ठीक है,
तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, F इंटू आर कर देंगे, ठीक है। तो F कितना लेंगे 3 न्यूटन, R कितना लेंगे 40, क्योंकि 40 पेपर में क्वेश्चन में गिवन है। तो इधर वाली टॉर्क आप निकाल लेंगे, उधर वाली टॉर्क के लिए आप करेंगे वेट और उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो भी टॉर्क आ गई। दोनों टॉर्क्स को आपस में इक्वल करेंगे, सॉल्व कर देंगे और इसके 0 नंबर ले लेंगे। अब जो मैं बात थोड़ी देर पहले कर रहा था वो समझें, डिस्टेंस हमेशा पिवट से फोर्स तक, ये पिवट है लाइन लगा दें, ये फोर्स है लाइन लगा दें, इन दोनों के दरमियान ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये डिस्टेंस है, ये चाहिए मुझे, ये कितना है बस। तो 50 और 40 के दरमियान कितना डिस्टेंस है, 10 cm है ना, तो ये मोमेंट आर्म है 10 cm। तो जो 3 न्यूटन है उसको मैंने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, टॉर्क फाइंड करने के लिए 10 cm के साथ करना है, बेशक cm ले लें कोई मसला नहीं। तो मैंने एक टॉर्क, पहली वाली टॉर्क ली है, उसके लिए मैंने 3 को 10 के साथ मल्टीप्लाई किया है। दूसरी वाली टॉर्क में देखें, ये लाइन है पिवट की, ये लाइन है वेट की, इनके दरमियान आपस में कितना डिस्टेंस है, 80 और 50 के दरमियान 30 का डिस्टेंस है, 80 नहीं है। तो उधर आपने क्या करना है, 30 को इस वेट से मल्टीप्लाई करना है। अब दोनों टॉर्क्स आपस में इक्वल हैं, T1 और T2, इक्वेट करें तो 30 टाइम्स द वेट इज इक्वल टू 3 टाइम्स द 10। तो फिर क्या होगा जी, फिर ये होगा कि वेट उधर ही रहे, 30 उधर चला जाए, तो वेट आ जाएगा जी 3 टाइम्स 10 ओवर 30, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो वेट आ गया 1 न्यूटन। ये आपका जवाब है। बस ये है वो सारा प्रैक्टिकल, कि अगर आपको ये समझ आ जाए कि आपने डिस्टेंस लेना है पिवट से, पिवट से, पिवट से, ठीक है, पिवट से। इफ़ यू आर टेकिंग द डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट देन यू आर डूइंग फाइन, राइट। If you are not taking the distance from the pivot, then you are doing wrong. I'll allow the comments. ये समझ आ गया हो तो you should move forward. अगर ये समझ आ गया हो तो ये प्रैक्टिकल भी ओके हो गया, हम आगे चलें, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है बेटे, जो मैंने अभी समझाया ये इम्पोर्टेंट है, स्क्रू गेज इम्पोर्टेंट है, वेक्टर एडिशन वाला इम्पोर्टेंट है, इससे पहले मैंने ऑसिलेटिंग मैस स्प्रिंग सिस्टम वाला था कल करवाया था, वो इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल्स हैं जो बता दिए, ठीक है। एनी कन्फ्यूजन इन दिस वन, मैंने कमेंट्स तो अलाउ कर दिए। अगर नहीं है तो हम आगे चलें। एक आखिरी चीज़ वेक्टर वाले में मैंने बतानी है और फिर बस n और 9n वो न्यूटन है यार, n 1.5 n न्यूटन, वो ऑप्शंस गिवन है कि आपका क्या आंसर है, तो ऑप्शन ए का आपका आंसर ठीक है। Pivot is not at the center. Very good question जी, pivot is not at the center. स्क्वायर रूट L का, हाँ जी m1/2 होगा जी 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 जी। ऑब्जेक्टिव भी होंगे जी, हो सकता है ऑब्जेक्टिव भी हो, बिल्कुल 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 बिल्कुल। एक ऑब्जेक्टिव 1-2 हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा नहीं, 1-2 1-2 1-2 हो सकते हैं। अच्छा यार, ये जो वो है वाइल्ड इंटरसेप्ट वाली कहानी है, ये बार बार आप पूछ रहे हैं, आप वाइल्ड इंटरसेप्ट भी सुन लें,
इसी पेज के ऊपर ही चलें, वाई इंटरसेप्ट करा देता हूँ। वाई इंटरसेप्ट का मतलब ये होता है, देखें अगर आपने एक ग्राफ ड्रॉ किया है और वो ग्राफ 0 के साथ टच नहीं कर रहा, 0 0 से ग्राफ नहीं जा रहा, ठीक है, 0 0 से नहीं जा रहा, तो फिर वो ग्राफ अपवर्ड स्लोपिंग ग्राफ है, तो वो ऐसे होगा ना, ये ऐसे यूँ जाएगा, ठीक है, या यूँ जाएगा अगर वो इन्वर्स प्रोपोर्शन का ग्राफ है। जिस पॉइंट पे आपका ग्राफ वाई एक्सिस को टच करता है, यहाँ पे ग्राफ के ऊपर से वो वैल्यू पढ़ ले, वो वाई इंटरसेप्ट होता है। ये वाई इंटरसेप्ट है दोनों। जहाँ आपका ग्राफ वाई एक्सिस को टच करे, जहाँ एक्स की वैल्यू 0 हो, वाई का जो भी आंसर है वो वाई इंटरसेप्ट है बस। ये देख लो, ये वाई इंटरसेप्ट होता है यार, ठीक है। पिवट की पोजीशन गिवन होगी, चॉइस नहीं होगी, चॉइस नहीं होगी, चॉइस नहीं होगी। अच्छा, नाउ फॉर ऑल ऑफ यू जो पूछ रहे थे मेरे से केमिस्ट्री वगैरह का, तो आप लोगों को मैं केमिस्ट्री के पीबीए के भी अपलोड कर दूंगा क्वेश्चंस, ठीक है। उसी तरह मैं गूगल ड्राइव पे अलग से एक फ़ोल्डर बना के केमिस्ट्री का, और गुड न्यूज़ फॉर बायो वालों के लिए बायो वाले भी अपलोड कर दूंगा। 2 फोल्डर अलग से अपलोड करूंगा केमिस्ट्री और बायो के लिए। आई डोंट नो केमिस्ट्री एंड बायो मच, तो सॉल्व खुद कर लेना, सॉल्व हुए हुए होंगे, देख लेना, उनको तैयारी कर लेना, ठीक है। कल सुबह कर दूंगा या आज रात को किसी टाइम कर दूंगा, ठीक है। केमिस्ट्री बायो के भी अपलोड कर दूंगा। हाँ जी, फाल्कन गेमर यही होगा, यही होगा। कंप्यूटर के भी, चलो कंप्यूटर के भी कर दूंगा, मिल गए तो वो भी कर दूंगा, ठीक है, कंप्यूटर के भी कर दूंगा। मीटर रोड का फाइंड करने का कहा हुआ है, कंप्यूटर के भी कर दूंगा, कंप्यूटर के भी कर दूंगा, वो भी कर दूंगा। पीडीएफ कहाँ से मिलेगी? मैंने अपलोड कर दी है, अपलोड कर दी है। पिछली लाइव स्ट्रीम की वीडियो की डिस्क्रिप्शन में देख लो, सारा कुछ अपलोड हुआ है वहाँ पे, सारा कुछ अपलोड हुआ हुआ है, ठीक है। चीटिंग हुई थी? नहीं, चीटिंग नहीं हुई थी, इसीलिए थोड़े से क्वेश्चन उन्होंने गलत कर दिए, मार्क आ गए वो। टीचर को रिक्वेस्ट अब तो नहीं हो सकती ज़ाहिर, अब कल फिज़िक्स है, परसों केमिस्ट्री है, तो एक दिन में कौन सुपरमैन है जो सारी वीडियोस बना देगा। पिवट मिडल में ना हो तो चलो जी, मैं एक जल्दी से ये बता देता हूँ, इसको ऑफ़ करके, कमेंट को ऑफ़ करके, कमेंट पे फिर ध्यान चला जाता है। इस अगर पिवट मिडल में ना हो तो फिर मसला हो जाता है, ठीक है, फिर मसला हो जाता है, इसलिए मसले को ज़रा ध्यान से सुनना। अगर पिवट मिडल में ना हो तो फिर क्या हो जाता है, सुनो, सीधी लाइन लग जा भाई। अच्छा, ये है 50 का मार्क यहाँ पे, ठीक है, ये 50 सेंटीमीटर का मार्क है। पिवट मैं उठा के इधर रख देता हूँ, ठीक है जी, ये पिवट इधर आ गया, ठीक है। उसी तरह एक लोड मैंने इधर रखा हुआ है, एक लोड मैंने इधर रखा हुआ है, ये मैंने 40 पे रखा हुआ है, ये मैंने 80 पे रखा हुआ है। लेकिन अब मुझे ये भी पता होना ज़रूरी है और ये भी पता होना ज़रूरी है, ठीक है, लाजमी है। और वेट कैसे फाइंड करना, ये सवाल था, ठीक है जी। अगर पिवट जो है वो सेंटर में नहीं होगा तो इसका जो वेट है उसका भी एक वेक्टर होगा डाउनवर्ड्स, ये वेट का वेक्टर है, ठीक है, ये वेट का वेक्टर है। अब इसका मतलब है लेफ़्ट साइड पे, पिवट के लेफ़्ट साइड पे 2 फोर्सेज हो गई और राइट साइड पे 1 फोर्स होगी, ठीक है। वैसे ये इसको मैं इधर 1 लिखना चाहिए था, ये 1 होना चाहिए, और ये कोई 3 या 4 कोई ऐसा कोई नंबर होना चाहिए, फिर सही आंसर आएगा। अब क्या होगा, अब उसी तरह फार्मूला लगाएंगे, टॉर्क का फार्मूला लगाएंगे। ये बैलेंस हुआ है, लेट से किधर 60 पे, ये पिवट 60 पे रखा हमने, ठीक है। अब 2 टॉर्क्स हैं, पहली टॉर्क इस 1 न्यूटन वाले का की टॉर्क है, इसका यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस पिवट से लेकर फोर्स तक का डिस्टेंस, 60 में से 40 माइनस करो, क्या आएगा 20, तो ये होगा 1 न्यूटन टाइम्स 20 सेंटीमीटर, ठीक है, ये एक टॉर्क आ गई। अच्छा, दूसरी टॉर्क है ये W उसको उसके डिस्टेंस से, उसका डिस्टेंस कितना है, 60 में से 50 माइनस किया 10 आ गया, तो दूसरी टॉर्क है W इंटू 10 हो गया। अब इधर दोनों लेफ्ट साइड में, तो दोनों ऐड हो जाएंगी, दोनों टॉर्क्स ऐड हो जाएंगी, ब्रैकेट लगा देना ताकि गलत ना कर दो। इन दोनों का सम जो है वो इक्वल है राइट साइड वाली टॉर्क के। राइट साइड पे कौन सी टॉर्क है, 4 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय उसका डिस्टेंस 80 माइनस 60 20 होता है। सब कुछ पता है, सिर्फ एक W नहीं पता, बस थोड़ा सा इक्वेशन को आगे पीछे करना है। तो 20 इंटू 1 इज़ 20, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 10W इक्वल्स टू 20 टाइम्स 40, इसको 80 लिख देते हैं। तो ये 20 इधर से उठा के उधर भेज दें, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 10 टाइम W इज इक्वल टू 80 माइनस 20 विच इज 60। तो W कितना आएगा, 60/10, तो ये आ जाएगा 6 न्यूटन।
तो वेट ऑफ द मीटर रॉड इन दिस क्वेश्चन इज 6 न्यूटन, ऐसे करेंगे जी। राइट हो गया जी। कमेंट्स अलाउड। प्रॉब्लम? मेरी वीडियोस देख लें तो मैंने पेपर नहीं बनाया, इसलिए फिर कह रहा हूँ कल मेरा गिरबान ना पकड़ना है। अगर ये क्वेश्चन सारे जो मैं करवा रहा हूँ ये ना आए तो अल्लाह की मर्ज़ी। लेकिन मकसद ये सारी लाइव स्ट्रीम करने का, ये सब कुछ करने का क्या था, आपको इतना प्रिपेयर कर दूँ, इनसे मिलते जुलते इन टॉपिक से रिलेटेड कैसे भी क्वेश्चंस आ जाएं आप उनको करने के काबिल हो जाएं। अगर आपको ये जैसे अभी वेट फाइंड करने का तरीका आ गया ना, सवाल जैसे मर्जी दे दें, थोड़ी सी आंखें खुली रखें, यूनिट्स का ध्यान करें, उसके बाद डिस्टेंस जहाँ से कहा वो नोट करें, फार्मूला सही लगा हुआ है सही लगाएं, बल्कि फार्मूला अक्सर क्वेश्चन में गिवन होगा, तो क्या वजह है कि आप कोई भी सवाल ना कर सकें जो पेपर में है? करेंगे आप, क्यों नहीं करेंगे? तो कॉन्फिडेंट हो के आप करें, ठीक है। इंशाल्लाह इजी आएगा। कौन से ग्रुप में? मैंने अपलोड किए हैं नोट्स, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, बाकी मुझे नहीं पता कौन सी कहाँ पे फाइल अपलोड हुई है। कल की लाइव स्ट्रीम की वीडियो मौजूद है चैनल पे, उसकी डिस्क्रिप्शन में या उसके कमेंट्स में मैंने पिन कर दिया एक कमेंट, उसमें मैंने एक गूगल ड्राइव अपनी शेयर की है, उसमें उस फोल्डर के अंदर ये सारी फाइलें हैं जो मैं करवा रहा हूँ। ये वाली कैम्ब्रिज वाली नहीं, बाकी सारी फाइलें, ठीक है। यार ये अब रिवाइज वाला नहीं है टाइम, मुझे आगे जाने तो ये थोड़ा सा लाइव स्ट्रीम अपलोड हो जाएगी ना, थोड़ा सा पीछे इसको बैकवर्ड्स करके ना इसको देख लेना, थोड़ा सा टाइम कम है, टाइम शॉर्ट है, ठीक है। वैल्यू ऑफ जी वाला हमने पहले दिन किया था, ठीक है, पहले दिन किया था वैल्यू ऑफ जी वाला, तो वो वहाँ से देख लेना, वहाँ से देख लेना। अभी वेक्टर्स वाले का जल्दी से एक दो बातें बता रहा हूँ, ठीक है। कंप्यूटर वाले भी करता हूँ और केमिस्ट्री वाले भी करता हूँ, कल सुबह करूँगा, अभी मैं आज नहीं कर सकूँगा, थक गया हूँ, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ें मुझे नहीं पता बेटे, वो सर आगा साहब से पूछना। और हाँ जी, 3 लाइव स्ट्रीम्स हैं और बाकी कुछ वीडियोज़ हैं, स्क्रू गेज की देखना और ये मीटर रॉड वाले की देख लेना, ठीक है जी। जी जी, एक मैसेज यार एक दफ़ा करो, एक मैसेज एक दफ़ा करो, बार बार मत करो, मैंने पढ़ लिया है। चलो कमेंट्स ऑफ कर रहा हूँ, जल्दी से वेक्टर वाले का बता रहा हूँ, जल्दी से वेक्टर वाला देख लो, वेक्टर वाला देख लो जल्दी से। वेक्टर वाले में क्या हो रहा है, ऑपरेटर्स में हमने क्या किया कि, अच्छा चलो छोड़ो ऑपरेटर्स को, मैं इधर ही समझा देता हूँ। हमने उसमें ऐसे सेटिंग की होती है कि ऐसे थ्रेड के साथ ना मैसेज बांध के ना, एक पुली से ना, ऐसे पुली इधर रखी है, एक पुली इधर रखी है, इसके ऊपर से एक वज़न ऐसे नीचे लटका दिया इधर, एक इधर से ऊपर से ऐसे लटका दिया इधर, और एक इधर नीचे लटका दिया इधर, ठीक है। ये तीनों बैलेंस्ड हैं इक्विलिब्रियम में। जब इक्विलिब्रियम में चीज़ होती है ना, तो इसका मतलब है कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होती है, सम ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज़ ज़ीरो, सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स इज़ ज़ीरो। हम ये जो नीचे वाला वेट है ना, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं इसमें। हमें ये गिवन होता है, मैं सपोज़ करता हूँ ये 20 ग्राम्स है, मैं सपोज़ करता हूँ ये भी 20 ग्राम्स है, ये मुझे नीचे वाला मैस नहीं पता, ये वेट नहीं पता, ठीक है। क्या करेंगे, दो तरीके हैं, दो तरीके। एक तरीका ये है, आसान वाला तरीका ये है, आपको पेपर में ना ऐसे करके ना ये वेक्टर्स ऐसे ड्रॉ हुए हुए मिलेंगे, ऐसे ऐसे 2 वेक्टर्स और एक ये तीसरा वेक्टर, ऐसे वेट्स क्वेश्चन में वैसे दे देंगे और ये वेक्टर ऐसे ड्रॉ करके दे देंगे और इधर बताएंगे आपको। अच्छा, कल मैंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखा था, वो भी शेयर करता हूँ आपके साथ थोड़ी देर बाद। ये एंगल है, ये आपको गिवन होगा θ1, लेट से ये 30 डिग्रीज़ है। ये एंगल गिवन होगा आपको θ2, लेट से ये 25 डिग्री है। ये साइड पे 20 ग्राम ये मैसेज है, ठीक है, एंगल्स गिवन है, ठीक है। इस मैस 20 ग्राम्स के वेट की वजह से, इस मैस के वेट की वजह से यहाँ टेंशन है, ये इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन है, इसको T1 कह देंगे। इस 20 ग्राम्स की वजह से इस स्ट्रिंग में टेंशन है, इसको T2 कह देंगे। ये मैं इधर ड्रॉ करता हूँ, ये T1 है और ये क्या है, ये है T2। ये दोनों टेंशन्स हैं, ठीक है। कितनी टेंशन है, जितना नीचे वेट है उसके मुताबिक टेंशन होगी। अभी बताता हूँ कैसे निकालनी है।
अब ये जो टेंशन है ये एक एंगल के ऊपर है, टेंशन एक एंगल के ऊपर है। जब भी कोई फोर्स एंगल पे होती है उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक एक्स और एक वाई। ये इसका वाई कंपोनेंट है, ये इसका टेंशन का वाई कंपोनेंट है टी वाई। एक टेंशन का एक्स कंपोनेंट है वो टी एक्स है, इधर वाली टेंशन का भी एक वाई कंपोनेंट है टी वाई और एक एक्स कंपोनेंट है टी एक्स। तो इसको टी वाई वन कह देते हैं, इसको टी वाई टू कह देते हैं, इसको टी एक्स टू कह देते हैं, इसको टी एक्स वन कह देते हैं। एक्स एक्सिस वाले कंपोनेंट्स हमेशा ज़ीरो, उनका सम ज़ीरो होगा क्योंकि एक्स एक्सिस पे कोई फोर्स ही नहीं लग रही और दो वेक्टर्स हैं, दोनों ऑपोजिट इन डायरेक्शन है और सिमिलर हैं, तो एक्स वालों की बात ख़त्म होगी। अब गौर करो तो दो वाई कंपोनेंट्स हैं, दोनों की डायरेक्शन मैंने ऊपर की तरफ बनाई है, ऊपर की तरफ, और ये जो दरमियान वाला वेट है ना जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है ये है नीचे की तरफ। तो बेसिकली हो क्या रहा है, दो फोर्सेस ऊपर हैं, ये दोनों फोर्सेस कहाँ हैं, ऊपर की तरफ, एक फोर्स है नीचे की तरफ। तो आसान सा फोर्सेस का लॉ है, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इज़ ज़ीरो जब ऑब्जेक्ट बैलेंस होता है। तो ये जो दो है ना टी वाई वन और टी वाई टू, इनका सम कर दें, ये नीचे वाले के बराबर होगा। इन दोनों को फाइंड करके ऐड करके ना कर दें, वो नीचे वाले वेट के बराबर आंसर आ जाए। अब इन दोनों को फाइंड कैसे करें, तो वाई कंपोनेंट किसी भी वेक्टर का कैसे फाइंड आउट करते हैं, वाई कंपोनेंट ऐसे फाइंड आउट करते हैं, टी वाई इक्वल्स टू टी टाइम्स साइन थीटा। तो टी वाई वन को कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले वाला टेंशन ये टी वन को साइन थीटा वन से मल्टीप्लाई कर दूँगा। टी वन कितना है, ये 20 ग्राम्स मैस है, मैस को वेट में कन्वर्ट कर देंगे, वही डाइंस वाला काम करें, 20 टाइम्स 980 करें, डाइंस में कन्वर्ट करें, उस 20 टाइम्स 980 को फिर मल्टीप्लाई करें साइन ऑफ 30 डिग्री से, तो ये आपके पास वाई कंपोनेंट टी वाई वन आ जाएगा। टी वाई टू कैसे आएगा, 20 टाइम्स 980 और उसको थीटा टू यानी 25 से साइन 25 से मल्टीप्लाई करें, दोनों आगे टी वाई वन टी वाई टू, दोनों को प्लस करें, उन दोनों का आंसर नीचे वाले वेट के बराबर आ जाएगा। ये एक तरीका है, इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है हेड टू टेल रूल का। जल्दी से सुने, ये एक वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर, हेड टू टेल रूल के मुताबिक ये ड्रॉ नहीं हुए हुए। क्यों नहीं ड्रॉ हुए हुए, ये दोनों के टेल्स आपस में मिल रही हैं, हेड तो मिल ही नहीं रहे, तो आपने इनको दोबारा ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करना है, आपने ये कहना है कि चूँकि साइड पे मैस है 20 ग्राम्स, साइड पे दोनों मैसेज कितने हैं 20 ग्राम्स, आप ग्राम को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, आप कहेंगे कि 5 ग्राम का 1 सेंटीमीटर होता है, पेपर में बता देंगे कितने ग्राम का कितने सेंटीमीटर। मैं सपोज करूँ 5 ग्राम का 1 सेंटीमीटर होता है, तो 20 ग्राम का कितने सेंटीमीटर हुआ जी, 4 सेंटीमीटर। तो जो इस साइड वाला वेक्टर है ना वो आपने कितना ड्रॉ करना है, जो लेफ्ट राइट साइड वाला वेक्टर है वो आपने 4 सेंटीमीटर का ड्रॉ करना है। तो यहाँ 4 सेंटीमीटर का एक वेक्टर ड्रॉ कर दें। जो लेफ्ट साइड पे मैस है वो 20 ग्राम्स है, उसका 4 सेंटीमीटर का वेक्टर उसका भी बनेगा, वो भी ड्रॉ करें। लेकिन अब वो ड्रॉ कहाँ से करना है, हेड टू टेल रूल ये कहता है कि पहले वेक्टर के हेड से, ये पहले वेक्टर का हेड है, यहाँ से आपने एक वेक्टर इधर को ड्रॉ करना है, यहाँ से ये वेक्टर इधर को ड्रॉ करना है 4 सेंटीमीटर का। एंगल्स गिवन होंगे, उस एंगल के मुताबिक ये वेक्टर ड्रॉ करना है। पेपर में एंगल गिवन होगा, उस एंगल के मुताबिक ये वेक्टर ड्रॉ करना है। ये दूसरा वेक्टर हो गया, इस वेक्टर का नाम हो गया ओ ए, दूसरे वेक्टर का नाम हो गया ए बी। अब इनका रिजल्टेंट ओ से बी की तरफ जाने वाला एक वेक्टर हो गया, ये हो गया रिजल्टेंट। रिजल्टेंट की डायरेक्शन देखिए ऊपर की तरफ है, रिजल्टेंट ऊपर की तरफ है। जो हमने फाइंड करना था वेट, उसकी डायरेक्शन कहाँ थी, वो तो नीचे की तरफ थी। इसका मतलब है ये जो आपने रिजल्टेंट निकाला है ये नीचे वाले वेट के बराबर है। जो आप यहाँ से आर निकालेंगे ये नीचे वाले वेट के बराबर आएगा। ये है ग्राफिकल मेथड इस एक्सपेरिमेंट का। ये भी मैंने आपको बता दिया और टाइम का हमें पता ही नहीं चला, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। आई थिंक कि इसको अब कंक्लूड कर देना चाहिए। मैंने जितने प्रैक्टिकल्स थे ऑलमोस्ट आपकी कोर्स में वो सारे करवा दिए हैं। अपनी तरफ से जितना मुझे आता था मैंने आपको बता। 980 कहाँ से आ गया, W=mg होता है बेटा, W=mg, m को g के साथ मल्टीप्लाई करें, g की वैल्यू 9.8 होती है। लेकिन जब मैस किलोग्राम में हो, तो अगर मैस ग्राम में हो तो g की वैल्यू 980 ले लेना, तो फोर्स डाइंस में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, पहले बता चुका हूँ। स्केल गिवन होगा, ना गिवन हुआ तो 5 ग्राम इक्वल टू 1 सेंटीमीटर ले लेना।
मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल, ज़ीरो करेक्शन इन नहीं, टेंशन में कोई ज़ीरो करेक्शन नहीं होती, छोड़ सकते हैं, छोड़ो कोई भी ना यार। वैसे अगर कोई तैयारी नहीं है तो आप वो छोड़ दो, जो हीट वाला किया है वो छोड़ दो, वो लॉ ऑफ वो टेंशन और मैथ्स वाला वो छोड़ दो, लेकिन उसमें से आ गया तो फिर 980 CGS सिस्टम होती है। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, कल मैंने बता दिया था। अच्छा, तो मैं ये बात आपको बता रहा था कि पहली दफ़ा आपका PBA हो रहा है, पहली दफ़ा, तो हमारे पास कोई डाटा नहीं है, हमें कोई पता नहीं है बोर्ड किस किस्म का पेपर देगा। पेपर सेटर्स भी जो पेपर सेट कर रहे हैं वो भी पहली दफ़ा कर रहे हैं, तो वो भी थोड़ा मुताद होकर सेट कर रहे हैं पेपर। तो नेक्स्ट ईयर से, उससे नेक्स्ट ईयर से ये थोड़ा रूटीन में आ जाएगा, तो वील नो कि किस किस्म के पेपर्स आएंगे। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आपका आसान होगा, इतना आसान कि आप कर सकें और अच्छे मार्क्स ले सकें। और उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो कुछ हमने किया है, जो आपको ये फ़ाइल्स भेजी हैं, इनमें से कुछ ना कुछ पेपर आपका आ जाएगा। और तैयारी आपने कर ली है, दुआ कर लेना, मैं भी आपके लिए दुआ करूँगा, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। और आई थिंक नाउ हमें इसको अनसर्टनिटी इन स्क्रू गेज, डाइंस वाला क्वेश्चन समझा दें। अच्छा यार, ये अनसर्टनिटी वाला, सॉरी, आखिरी चीज़ फिर कंक्लूड करते हैं। स्क्रू गेज की अनसर्टनिटी बहुत से पेपर्स में क्वेश्चन आ गया है। स्क्रू गेज में जो एब्सोल्यूट अनसर्टनिटी होती है, एब्सोल्यूट अनसर्टनिटी वो होती है 0.01 मिलीमीटर। यानी अगर आपको स्क्रू गेज में रेडियस आपने फाइंड आउट किया है या डायमीटर आपने फाइंड आउट किया है, लेट्स सपोज 3.50 मिलीमीटर, तो आप उसको ऐसे लिखेंगे 3.50 प्लस माइनस 0.01 और बाहर लिखेंगे ये एब्सोल्यूट अनसर्टनिटी आ गई, ठीक है। फिर आपसे कहा जाता है वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर फाइंड आउट करें जिस है, और उसमें आप अनसर्टनिटी लिखें। वॉल्यूम का फार्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब, ये होता है फार्मूला। तो आपने क्या करना है, वॉल्यूम को ये सारी वैल्यूज़ r की इधर पुट करके ना वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेना है, सारा कुछ कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। फिर आपने r की जो ये एब्सोल्यूट अनसर्टनिटी है, एब्सोल्यूट अनसर्टनिटी लाजमी इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना। पहले कैसे कन्वर्ट करना, परसेंटेज अनसर्टनिटी इन द रेडियस, ये वो होती है एब्सोल्यूट अनसर्टनिटी ओवर योर वैल्यू ऑफ द रेडियस और मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देना। यानी मैंने जो मिसाल ली है इसके मुताबिक 0.01 को अगर मैं डिवाइड कर दूं किसके साथ, रेडियस की वैल्यू 3.50 है उसके साथ, और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूं, तो मेरे पास आ जाएगी परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रेडियस। वो जो परसेंटेज आएगी उसको मैंने यूज़ करना है, वो परसेंटेज अनसर्टेनिटी की वैल्यू को यूज़ करना है। कहाँ यूज़ करना है, जब मेरे पास वॉल्यूम आ जाएगा तो वॉल्यूम में कितनी परसेंटेज अनसर्टेनिटी होगी, तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम 3 times the percentage uncertainty in R, 3 times the percentage uncertainty in the radius। रूल लगा देना, पावर शुरू में आ जाती। अब आपके पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम आ जाएगी, उस परसेंटेज को फिर बेशक आप एब्सोल्यूट में भी कन्वर्ट कर दें या ना करें, वो क्वेश्चन की डिमांड के मुताबिक होगा, ठीक है। ये स्क्रू गेज वाली ही बताइए जी अनसर्टेनिटी। यार ये चीटिंग वाला बहुत सवाल पूछ रहे, मुझे नहीं पता, मेरी ना ड्यूटी है, ना मैं एग्ज़ामिनेशन हॉल के आसपास जाता हूँ, और ना मैं आप लोगों को चीटिंग कराने आपके एग्ज़ामिनेशन हॉल में आऊँगा, ठीक है। मैं यहाँ तक आप लोगों की हेल्प कर सकता था, वो मैंने कर दी है, बाकी अब अल्लाह बेहतर करेगा कल, ठीक है बेटा। फिर इसको एंड करते हैं। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ़ यू एंड थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग दिस लाइव स्ट्रीम, ऑल ऑफ दीज 3 लाइव स्ट्रीम सो सक्सेसफुल, और आई होप दैट यू लर्न। एंड ओके, फिर अल्लाह हाफिज़ ऑल ऑफ़ यू, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच।